यस, सो गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या, बताओ? Yes, ma'am. Yes, okay, thank you. So let's start for the self study planning for November 22 exams. So आप में से कितने स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं? आप तीनों तो हो ही। एंड तुम्हारा नाम? यशराज। तुम्हारा? सॉरी, प्रांजन। ओके ओके। एंड अथर्व। ओके, ग्रेट। यस, सो आपका कितना स्टडी हो चुका है ऑलरेडी? कुछ नहीं, वन रीडिंग नहीं। सो लेक्चर फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड लास्ट। हाँ, यस, तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट है। सो स्टडी स्टार्ट किया है। ओके, फर्स्ट इसमें कितना आया था स्कोर? इतना याद नहीं है। ओके ओके। सो आपने फर्स्ट ग्रुप का किया है रिवीजन? ओके ओके। एंड अथर्व, कितना स्टडी हुआ है? फर्स्ट रीडिंग हुआ है क्या? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। यस, एंड फर्स्ट ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का क्लियर है ऑलरेडी? हाँ, आप तीनों, ग्रेट। हाँ, सो आप सेकेंड ग्रुप के लिए स्टार्ट कर रहे हो। ओके, बाकी सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं। ओके, और कितने स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम है फर्स्ट ग्रुप जो दे रहे हैं? तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है। हाँ, ओके ओके। यस यस। सो नवंबर 22 में पहले तो मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स की एग्जाम है या अटेम्प्ट है? अभी तो आप एग्जाम ही बोलोगे, करेक्ट? बट जनरली फ्रेंड्स के साथ बात करते हो क्या बोलते हो? नवंबर 22 में अटेम्प्ट है, करेक्ट? यस, एंड फ्रेंड्स को पूछते वक्त भी कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा, करेक्ट? ये कॉमन है। ये वर्ड कब सुना आपने? सीए में आने के बाद। ओके, 12th में किसी को पूछा है कब है 12th का अटेम्प्ट तुम्हारा? नहीं। सो यही माइंडसेट हमें चेंज करना है। 10-12 तक हमारी एग्जाम थी, करेक्ट? अचानक 12th के बाद 6 मंथ्स में उसका क्या हुआ? अटेम्प्ट हो गया, करेक्ट? एंड 10-12 में आपका पासिंग का गोल कितना रहता था? अबाउ 70, 80, अबाउ 90% चाहिए। अभी क्या गोल रहता है मैम? पास हुए तो भी बहुत हुआ, करेक्ट? लॉ में सिर्फ बताओ मैम 40 कैसे आना है, 40 कैसे लाना है लॉ में, ऑडिट में, करेक्ट? कितना ही गोल है, करेक्ट? सो अचानक हमने क्या किया है, एक तो एग्जाम आप थिंक नहीं करते हो, उसको अटेम्प्ट थिंक कर रहे हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर नवंबर में नहीं हुआ तो बैकअप प्लान है हमारे पास। मई 23 है मैम। 10-12 तक कभी भी ऐसे नहीं सोचा था। आपके माइंड में क्लियर था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड लाइफ में एक ही बार करना होता है, सेकेंड स्टैंडर्ड लाइफ में एक ही बार करना होता है। बट सीए में आपने क्लियर किया है क्या ये कभी कि ये एक ही बार में करना है? फाउंडेशन एक बार, इंटर एक बार, फाइनल एक बार, ऐसे कभी सोचते ही नहीं है स्टूडेंट्स। क्योंकि क्या होता है कि ये सोसाइटी में बहुत कॉमन है, इसको 2 अटेम्प्ट्स लगे, इसको 3 अटेम्प्ट्स लगे, इसको 4 अटेम्प्ट्स लगे। आप वो देख रहे हो, वो इसलिए आपको वो कॉमन लग रहा है। अभी 10-12 में आपने देखा नहीं था कभी कि 12th में इसको 2 बार लगा है अटेम्प्ट, इसको 3 बार लगा है। इसलिए आपके दिमाग में कभी आया भी नहीं ना कि 12th फिर से करना पड़ेगा या 10th फिर से करना पड़ेगा। आपको ये क्लियर हो रहा है क्या कि ये सोसाइटी में जो आप देख रहे हो ना आजू बाजू में, वैसे हम हमारे गोल सेट कर रहे हैं। एंड और एक चीज यहाँ पे सीए में आपने देखा है कि सीए में पास हुए तो भी बहुत हुआ, ऐसे आपके फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, सीनियर्स ने बताया होगा आपको। सो इसलिए आप भी एम उतना ही कर रहे हो। एक्चुअली आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बट आप वो एम ही नहीं रख रहे हो। 10-12 में आपने अबाउ 80-90 का गोल रखा था कि मुझे अबाउ 80 चाहिए, 12th में अबाउ 90 चाहिए, अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। ये 12th में आपके दिमाग में था, बाद में कभी रहता ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अबाउ 90 है 12th में अकाउंट्स में, जिनको अभी 40 भी नहीं आ रहा है अकाउंट्स में। आपने भी देखे होंगे ये फ्रेंड्स में कि अबाउ 90 स्कोर था, अभी 40 भी आपको नहीं आ रहे हैं अकाउंट्स जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में, करेक्ट? तो ये रीजन एक तो मेन ये है कि आप एम ही नहीं कर रहे हो। 90% वाले स्टूडेंट्स भी 50% का ही टारगेट रख रहे हैं, इसलिए उनका
उनके मार्क्स भी उसी रेंज में आ रहे हैं। सो एटलीस्ट हम जो सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट है उसमें तो अबाउ 60-70 टारगेट रख सकते हैं। जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आप एग्जाम्शन के लिए ट्राई कर सकते हो। मल्हार 3 सब्जेक्ट्स में है ना तुम्हें एग्जाम्शन को, क्या क्या मार्क्स है बताओ? हाँ हाँ, ओके ग्रेट। टैक्स 56। सो तुम्हारा टारगेट था, वो दिमाग में था कि अबाउ एग्जाम्शंस लाना है। ओके सो जो मैं बोल रही हूँ कि आप टारगेट रखो उतना तो ही मार्क्स आते हैं, उसका लाइव एग्जाम्पल है। सो उसने टारगेट रखा था, कभी भी ऐसे 200 मैम बस हो गया ऐसा नहीं था, करेक्ट। एंड एग्रीगेट कितना हो रहा है तुम्हारा? 249। ओके उसने एक ही ग्रुप दिया था एंड 249 है उसका स्कोर। सो उसके दिमाग में था ना कि अबाउ 60 लाना है मुझे। कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे दिमाग में रखा है कि मैम हमारा टारगेट अबाउ 60-70 है फॉर ग्रुप 2 है टारगेट? ये सो कुछ स्टूडेंट्स ही मुंडी हिला रहे हैं। तो ये पहले चेंज करना है। हम स्टडी के स्ट्रेटेजीज तो देखने ही वाले हैं, बट पहले मुझे आपका ये माइंडसेट चेंज करना है कि आप सिर्फ 200 या 400 का टारगेट मत रखो, या 40 आए तो भी बहुत हुआ मैम हमारे लिए, EISSM 40 बहुत हुआ, ऑडिट 40 बहुत हुआ, ऐसे टारगेट मत रखो। 70, 80, 90s में स्कोर आ सकता है अगर टारगेट रखा तो। 12th में आपको अबाउ 70 है, कितने स्टूडेंट्स को अबाउ 70 है? ओके जिनका 12th हुआ ही नहीं है, एग्जाम ही नहीं हुई, तो आपको 10 के केस में अबाउ 70% होगा, करेक्ट। बट पासिंग तो 35 के लिए ही था ना, फिर इतनी क्यों मेहनत की आपने? 35 ही क्यों नहीं चाहिए थे आपको? क्या रीजन? इतना मार्क्स क्यों चाहिए था अबाउ 70-80? क्योंकि सोसाइटी ने वो सेट करके रखा है ना कि 10-12 में अबाउ 80 चाहिए, अबाउ 90 चाहिए, इसलिए आपने वो टारगेट्स रखे थे। एंड अभी सोसाइटी ने आपके लिए क्या सेट करके रखा है गोल? पास हुए तो भी बहुत हुआ सीए में, इसलिए आप वो गोल रख रहे हो, बट आपकी कैपेसिटी को अबाउ 70-80 की है। सो आज से पहले तो ये डिसाइड करो कि ये एग्जाम है, ये एक ही बार देनी है नवंबर में, जितने भी आप सब्जेक्ट दे रहे हो, 8 सब्जेक्ट्स, 5, 4 जो भी है, ठीक है। एंड वो आपको अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, 40 या 50 के नहीं, एटलीस्ट जितने सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट है उसमें तो 70 आपको टारगेट रखना पड़ेगा, करेक्ट। एंड ये पॉसिबल है क्या? मिलते हैं सीए में अबाउ 70 मार्क्स। ये मार्कशीट देख रहे हो आप, अभी इनको मैंने जो बताई, अक्षत गोयल की मार्कशीट, ये उसका हाईएस्ट स्कोर आप देख रहे हो, कॉस्टिंग में 99 है, ओके। टैक्सेशन में सेकेंड हाईएस्ट 98 मार्क्स है उसको, ओके। 99 फर्स्ट, कॉस्टिंग में 98 इन टैक्सेशन, देन एफएमइको में 97 है, उसके बाद एडवांस अकाउंट्स में भी 97 है, 93 इन ऑडिट, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में जिसमें हम 40 का टारगेट रख रहे हैं उसमें उसको 93 मार्क्स है, देन 84 इन लॉ, देन अगेन 84 इन EISSN। सो थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी ये स्कोर आ सकता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में उसको आउट ऑफ ही रहेंगे ना, करेक्ट। उसके बाद अकाउंट्स में 83। किसने ये मार्कशीट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? ये मार्कशीट कितने स्टूडेंट्स? बहुत सारे, लगभग सारे स्टूडेंट्स, ये आपने 5 मिनट पहले फर्स्ट टाइम देखी थी। तो ये मार्कशीट हम देखते ही नहीं है ना, हम सोसाइटी के हिसाब से जा रहे हैं कि पास हुए तो भी बहुत हुआ। तो अक्षत ने ऐसे ही डिसाइड किया रहता तो उसका ये रिजल्ट नहीं आता ना, पास हुए तो भी बहुत हुआ, उसका गोल ही कुछ अलग रहता, उसके टारगेट अलग है ना, इसलिए तो ये स्कोर आया है उसका 735। सो ये मार्कशीट क्यों मैं दिखा रही हूँ मैम? अभी May 22 हुआ है, आप May 19 की क्यों मार्कशीट दिखा रहे हो? क्योंकि AR1 सारे AR1 में हाईएस्ट स्कोर है ये अभी तक का, इसलिए ये मार्कशीट मैं आपको दिखा रही हूँ। सीए इंटरमीडिएट में भी 99 जैसा स्कोर आ सकता है, इवन सीए फाइनल में एक को 100 आउट ऑफ 100 है SFM में, आपने सुना होगा।
सो सीए में भी ये स्कोर मिल सकता है अगर हमने टारगेट्स रखे तो। ओके ठीक है। सो हम जो 70 का टारगेट रख रहे हैं तो उसको 70 किसी में है भी नहीं। उसके लोएस्ट मार्क्स बताओ किस में है? 83 इज लोएस्ट अकाउंट्स, उतना हमारा टारगेट भी नहीं है। और अभी अक्षत गोयल मई 2022 में सीए फाइनल में AR 2 है, एंड जो यहाँ पे AR 2 था मई 19 में मीत शाह, अभी वो सीए फाइनल में AR 1 है, मतलब उनके AR सिर्फ चेंज हुए हैं। जो AR 1 था उसका भी AR 2 आया है मई 22 में, एंड जो यहाँ पे AR 2 था वो AR 1 हो गया मई 22 में सीए फाइनल। 3 साल में उनका सीए फाइनल आ गया, अभी हो गए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, सो अभी का AR उसकी भी मार्कशीट दिखाती हूँ आपको। 666 है उसको, जो AR 1 है मई 22 का, राजन काबरा। ओके सो उसके भी देखो स्कोर्स लगभग सारे 70 अबव ही है। सबसे लोएस्ट 78 है FM इको में। बाकी यहाँ पर उसको भी कॉस्टिंग में 98 है। ओके 88 इन टैक्सेशन, 90 इन लॉ, 84, 82, 64 EISSN। सो 80-90 का टारगेट रख सकते हो एंड आराम से स्कोर आ भी सकता है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी मैं बताती हूँ। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो पॉइंट्स, आपको स्क्रीनशॉट निकालने हैं स्लाइड्स के तो स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो। यस, तो स्टार्ट करते हैं विथ 3 सक्सेस मंत्रा। 3 ही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट है कंसेप्ट क्लैरिटी, सेकेंड इज सॉल्विंग प्रैक्टिस। तो जानबूझ के मैंने रिविजन नहीं लिखा है वर्ड, क्योंकि रिवीजन का मतलब स्टूडेंट्स लेते हैं कि रीडिंग करना है नोट्स का। ओके इसलिए मैंने प्रॉपर वर्ड लिया है, सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है आपको। एंड थर्ड इज पेपर प्रेजेंटेशन। सो उसके लिए आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे। ओके सो 3 स्टेप्स में अगर आप पास हो तो आप सीए की एग्जाम पास हो। सो 3 स्टेप्स देखो क्या है। फर्स्ट स्टेप में सारे स्टूडेंट्स पास है। ओके अभी मुझे आपके सबके नाम भी नहीं पता है, कितने स्टूडेंट्स का कितना स्टडी हुआ है ये भी नहीं पता है, फिर भी मैं बता सकती हूँ विद गारंटी कि फर्स्ट स्टेप में आप पास हो। सो कैसे बताती हूँ, ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट कितने टॉपिक्स है आपके इसमें सिलेबस में? 14 के आसपास है, हाँ 10, 12, 14 तक। ओके सो 14 टॉपिक्स अगर है तो मिनिमम 7 टॉपिक्स आपको क्लियर है क्या हर एक सब्जेक्ट के कंसेप्चुअली। मैं रिकॉलिंग तक गई नहीं हूं अभी तक कि प्रोविजन रिकॉल करना वगैरह, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है क्या जो आपने क्लास में सीखे हैं या सेल्फ स्टडी करते वक्त। सो मिनिमम 7 टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर है। जो पासिंग क्राइटेरिया है इंस्टीट्यूट का 50%, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी में सारे स्टूडेंट्स पास है। करेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का 50% समझ में आ गया है। तो यही ये क्लासरूम का हुआ। ओके यही इंडिया लेवल पे आप थिंक करो कि जितने भी स्टूडेंट जो फाउंडेशन पास होके आए हैं, मतलब ऑलरेडी आप फिल्टर्ड स्टूडेंट्स हो। ओके 20% में पास होके आए हो ना, सो उस 20 में आप आए हो। सो सीए इंटरमीडिएट में पूरे इंडिया में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको हर एक सब्जेक्ट के 50-50% सिलेबस तो समझा होगा ना, कौन सा भी क्लास लगाया उन्होंने तो भी। ओके इतना तो गंदा नहीं सिखाते कोई भी टीचर ऑल इंडिया लेवल पे कि 10 में से 2 ही टॉपिक समझे बाकी समझे ही नहीं। तो कहां पर भी क्लासेस किए आपने तो भी आप सारे स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लैरिटी लेवल पे पास हो। करेक्ट, नाउ सेकेंड स्टेप जहां पे मेजर स्टूडेंट्स पास नहीं हो रहे, दैट इज सॉल्विंग प्रैक्टिस। सो वो कितनी बार करनी पड़ती है? मल्हार को हम पूछते हैं, मल्हार कितनी बार सॉल्विंग प्रैक्टिस की थी तुमने? 2 to 3 टाइम्स। एंड वो सॉल्विंग प्रैक्टिस रफ में थी कैलकुलेटर पे या प्रॉपर सॉल्विंग किया था? प्रॉपर सॉल्व किया था नोटबुक में। ओके 2 to 3 टाइम्स। ओके सो सेकेंड स्टेप सबको क्या करनी है समझ में आ गया? 2 to 3 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है, एंड वो भी प्रॉपर डिटेल सॉल्विंग। ओके रफ कैलकुलेटर पे नहीं चलेगा। जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत जा रहे हैं कि वो सॉल्विंग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, एंड अगर कर रहे हैं तो रफ कैलकुलेटर पे हो रहा है। एंड थर्ड इज पेपर प्रेजेंटेशन, दैट इज टेस्ट लिखना, मॉक टेस्ट या
यहाँ के टेस्ट, कौन से भी टेस्ट लिखो, बट टेस्ट सीरीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनली जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं वो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप की वजह से है। कंसेप्ट क्लैरिटी में तो सारे पास है। सो एक्चुअली रिजल्ट 100% लगना चाहिए, बट अभी तो रिजल्ट 5% ही लगा है बोथ ग्रुप्स का, करें, एंड सिंगल ग्रुप का 12%, 13%। सो बाकी 80 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? अगर 10 स्टूडेंट्स, 13 स्टूडेंट्स ही पास हो रहे हैं, तो बाकी 80-90 स्टूडेंट्स कहाँ पे फेल हो रहे हैं? तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में। तो ये अगर आपने अच्छे से किया तो आप आराम से पास हो जाते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस 3, 4, 5 टाइम्स करना है, एंड टेस्ट सीरीज आपको कंपलसरी लिखना ही है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विथ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। उसके पहले एक आपको दिखाती हूँ कि आपका अभी जर्नी कैसे होने वाला है। सो हमारा मेन गोल है टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके लिए हमें पहले सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना आपके लिए गोल है बेसिकली अभी के नेक्स्ट 3 मंथ्स का। सो अभी आप कंसेप्ट क्लैरिटी वगैरह हो चुका है आपका, अभी आप थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड थिंक करो। सो हमें पास होना है तो मेनली हमें क्या करना पड़ेगा? चेकर को वहां पे कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पास करने वाला है हमें। सो उसको कन्विंस करने के लिए एक ही रास्ता है सबके पास। क्या रास्ता है? अच्छा पेपर लिखना, गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर। और कोई रास्ता है आपके पास कन्विंस करने के लिए? पैसे देके यहाँ पे काम नहीं होता है। ओके, यहाँ पे एक ही रास्ता है कि आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है आपका पेपर। सो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से होने के लिए विथ कॉन्फिडेंस आपको पेपर लिखना पड़ेगा। एंड वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप बहुत बार सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हो। ओके, आप कौन सा भी रियलिटी शो देख लो, वहां पे कोई परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है स्टेज पे, एंड वो गलत जाता है या मिस्टेक्स कुछ होते हैं उससे, या उसको आगे का याद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? कि अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया उसने, प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए वो गलत जा रहा है। करेक्ट? सो अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए पहले तो हमें उसके कंसेप्ट पता होने चाहिए। आपको गाड़ी चलानी है, गाड़ी की प्रैक्टिस करनी है, तो पहले गाड़ी कैसे चलाते हैं वो सीखना पड़ेगा, फिर ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये स्टेप अगेन हम उसी 3 स्टेप पे आ रहे हैं जो मैंने 3 सक्सेस मंत्रास बोले थे: कंसेप्ट क्लैरिटी, सॉल्विंग प्रैक्टिस एंड पेपर प्रेजेंटेशन। तो स्टेप 1 आप क्लियर हो, अभी सेकेंड एंड थर्ड स्टेप चल रही है इस लास्ट 3 मंथ्स में, एंड देन यू विल कन्विंस द चेकर। ठीक है? सो उसके लिए हमारे लिए इधर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, एंड उसका पोर्शन वाइज टाइम टेबल आपको मिल गया होगा सबको। करेक्ट? सबने देखा है ये टाइम टेबल? यस। सो फर्स्ट टेस्ट 50% सिलेबस की हमारी 2 सितंबर से है अगर आपका ग्रुप 1 है तो, एंड सेकेंड ग्रुप है तो 8 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है? एंड फर्स्ट टेस्ट के लिए मैंने अल्टरनेट डे जानबूझ के नहीं रखा है, क्योंकि 50% के लिए आपको 1.5 दिन लग रहा है, तो 100% कैसे होगा फिर 1.5 डे में? सो वो पेपर्स आपके रहेंगे 2 पेपर्स 1 हॉलीडे, 2 पेपर्स 1 हॉलीडे। ठीक है? 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, टाइमिंग 1:45 to 4:30 है, बट पेपर का पैटर्न सेम इंस्टीट्यूट जैसा ही रहेगा। मतलब जहां पर भी एमसीक्यूज है, कौन कौन से सब्जेक्ट में है? लॉ, टैक्स, ऑडिट एंड ईआईएसएस। सो 80 मार्क्स का 30%, 24 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं, उसके लिए ओएमआर शीट वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। सो पेपर पैटर्न सेम रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, आउट ऑफ रिमेनिंग ऑप्शंस विल बी देयर, एंड फ्रॉम सेकेंड टेस्ट फुल सिलेबस रहेगा डायरेक्टली। अल्टरनेट डे एग्जाम होगी सेम लाइक इंस्टीट्यूट सीक्वेंस, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स, एंड देन एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, ईआईएसएसएम एंड एफएमई को। ठीक है? एंड वहां पे पूरा आपको 1:45 to 5 टाइमिंग रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके टेस्ट सीरीज लिखने वाले हैं तो आपको 1:30 को ही आना है टेस्ट को, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स में गाइड करती हूँ, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर आ जाता है 12:30 को। आपके कोई फ्रेंड्स अगर ऑनलाइन लिखने वाले हैं तो टेस्ट के दिन 12:30 को क्वेश्चन पेपर मेल पे आ जाएगा। फिर क्वेश्चन पेपर के साथ जो मैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देती हूँ उसका ऑडियो आ जाता है। सो आपको पहले ऑडियो सुनना है, एंड देन 1:45 to 5 स्ट्रिक्टली वो टाइमिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डे इवनिंग 7 बजे तक आपको आंसर शीट की स्कैन कॉपी मेल करनी होती है।
अगर बिफोर 7 PM आपकी आंसर शीट नहीं आई तो चेक नहीं होती है वो आंसर शीट। तो हमें ट्रैक रहता है कि आप सेम डे लिख रहे हो पेपर एंड सेम टाइमिंग में लिख रहे हो। एंड देन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पहले बताती हूँ कि आपको चेक पेपर विद इन 7 to 8 days आ जाएंगे आपके ईमेल आईडी पे ही। एंड चेक पेपर के साथ साथ सजेस्टेड आंसर्स भी आ जाएंगे। एंड आपको चेक पेपर पे डिटेल कमेंट्स लिखे रहते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो चेकर्स के नंबर हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप फोन पे काउंसलिंग ले सकते हो। एंड जो क्लासरूम में आके लिखने वाले, कितने स्टूडेंट्स यहाँ के क्लासरूम में लिखने वाले हैं? आई थिंक ऑलमोस्ट सारे अभी जो यहाँ पे आए वो यहाँ पर ही टेस्ट सीरीज लिखेंगे। सो आपको ग्रुप 1 के जो पेपर्स है, चारों पेपर्स एक ही दिन मिलेंगे। एफएमइको का जब पेपर होता है ना, उसके इवनिंग में हम पेपर देते हैं, क्योंकि जो बोथ ग्रुप्स वाले हैं वो एफएमइको के लास्ट एक पेपर होने के बाद फिर हम रिजल्ट देते हैं। नहीं तो पहले ही रिजल्ट दिए तो टेस्ट लिखते वक्त थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, ओके, ग्रुप 1 के रिजल्ट की वजह से। सो एफएमइको के दिन इवनिंग को आपको ग्रुप 1 के चारों पेपर्स मिलेंगे। जो भी टॉपर्स रहते हैं जिन्होंने क्लासरूम में टेस्ट सीरीज लिखा है उनको ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, क्योंकि आप घर से लिख रहे हो तो उनको प्राइस नहीं होता है। जो यहाँ पे आके लिखेंगे उसमें जो टॉपर्स रहेंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। एंड चेकर्स यहाँ पे आएंगे काउंसलिंग के लिए, ओके। सो 1-to-1 आपका पेपर भी डिस्कस होता है। ये हुआ क्लासरूम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर किए हैं, आपको समझ में आया टेस्ट सीरीज कैसे कंडक्ट होती है, ओके। सो हमें इस हिसाब से ही हमारा टाइम टेबल अभी डिसाइड करना है। सो पहले हम प्लान लगाते हैं कि आपको डे वाइज कैसे करना है, एंड देन देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्टडी आपको कैसे करना है। सो प्लान देखो, फर्स्ट I have prepared plan for single group students. So 3rd week of August तक आपको फर्स्ट रीडिंग खत्म करना है, क्योंकि 2 सितंबर से आपकी टेस्ट सीरीज है। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप 1 वाले ही है, ग्रुप 2 वाले आई थिंक 3 ही स्टूडेंट्स है ना। ग्रुप 2 कौन कौन लिख रहा है? आप दोनों, आप 3, यस यस। सो 3rd week of August तक। एंड जो ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स है आप और एक वीक ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज 8 सितंबर से है। तो उधर तक आपको फर्स्ट रीडिंग खत्म करना है। सेकेंड रीडिंग 2nd week of September, दैट इज फुल सिलेबस की फर्स्ट टेस्ट आ रही है वहां पे। एंड टिल 1st week of October आपको सेकेंड रिवीजन खत्म करना है। मतलब आपके जैसे टेस्ट सीरीज के जो डेट्स है उसी हिसाब से मैंने ये प्लान प्रिपेयर किया है। अगर आप सारे टेस्ट भी नहीं लिख रहे हो तो आप प्लान इस हिसाब से कर सकते हो। टेस्ट आपको जितने लिखने हैं उतने लिखो, एटलीस्ट प्लानिंग तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। एंड 3rd रिवीजन टिल लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। सो ये फर्स्ट टेस्ट के पहले का हुआ, ये सेकंड टेस्ट के पहले, ये थर्ड टेस्ट के पहले का हुआ। एंड थर्ड टेस्ट देने के बाद भी आपके पास टाइम है, ओके, मेन एग्जाम के पहले तक। सो वहां पर आप लास्ट रिवीजन, थर्ड रिवीजन कर सकते हो, यस। उसके बाद हमें अभी प्रिपेयर करना है फर्स्ट रीडिंग को। मैंने डे वाइज डिवाइड किया है। फर्स्ट रीडिंग के लिए हमने कितना वक्त लिया था? 3rd week of August, मतलब अराउंड 30 डेज है हमारे पास फर्स्ट रीडिंग खत्म करने के लिए। एंड अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। सो 7 डेज में एक सब्जेक्ट आपको खत्म करना है, करेक्ट। अभी कुछ स्टूडेंट्स 2 सब्जेक्ट्स डेली लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट्स डेली लेते हैं। एक सब्जेक्ट तो पूरा दिन लेना ही नहीं है। अगर आप वैसे कर रहे हो तो चेंज करो, हमेशा आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन कैसे करते हो? एक थ्योरी का एंड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। सो अगर आप डेली 2 सब्जेक्ट्स लेने वाले हो तो 15 डेज हमारे पास है 2 सब्जेक्ट्स खत्म करने के लिए। एंड नेक्स्ट 15 डेज में बाकी के 2 सब्जेक्ट्स आप खत्म करोगे। सो 15 डेज में आपको स्प्रेड करना है आपका सिलेबस, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट्स डेली ले रहे हो ना। सो वो सब्जेक्ट्स जो है वो आपको स्प्रेड कैसे करने हैं? तो नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको काउंट करने पड़ेंगे कितने हैं। थ्योरी के लिए जनरली नंबर ऑफ पेजेस लो आपके नोट्स के, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उसके साथ आपको करने पड़ेंगे। सिर्फ नोट्स पढ़ के नहीं होने वाला है, उसके साथ आपको क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं थ्योरी में भी। एंड न्यूमेरिकल के लिए तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर सकते हो। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेते वक्त आप क्या क्या लोगे? इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मेनली, ओके, उसके इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस,
पास्ट आरटीपी, पास्ट एमटीपी, पास्ट पेपर्स, ये पूरा कवरेज आपका होना चाहिए। सो ऐसे मिला के अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं हर एक टॉपिक के, एंड 14 टॉपिक्स हमने पकड़ लिए, तो अराउंड कितने होंगे वो 280 क्वेश्चंस, हाँ, डिवाइडेड बाय 15 डेज। सो अराउंड 20 क्वेश्चंस डेली तो आराम से हो सकते हैं ना, 280 अपॉन 15। ओके, सो फर्स्ट 15 डेज में आपने 2 सब्जेक्ट्स किए एंड नेक्स्ट 15 डेज में आप रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स करोगे। सो समझ में आ गया कैसे स्प्रेड करना है। सो डे वाइज प्लान आपके पास होना चाहिए। यस मंदार? हाँ, और तुम्हारी आर्टिकलशिप ऑफिस है, ऑफिस भी हो चुका है। ओके ओके, तो तुम्हें दोनों दिन भर दोनों पढ़ना है। तो तुम्हारे केस में मैं तुम्हें इंडिविजुअली सेशन के बाद बताती हूँ कैसे करना पड़ेगा, ठीक है? बट तुम्हें भी 3 to 4 टाइम्स सॉल्विंग करना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 टाइम्स भी लगता है क्योंकि थ्योरी है। ओके, यस। उसके बाद जिन्होंने 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं डेली, तो आपके पास 30 डेज है डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट्स। तो ये सारा आपको 30 डेज पे स्प्रेड करना है, करें? क्योंकि आप एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स ले रहे हो, ऐसे नेक्स्ट 30 डेज आपको करना है। तो आपका फर्स्ट रीडिंग खत्म हो रहा है, एंड फर्स्ट रीडिंग में आपको पूरा सिलेबस लेना है। हाँ, इवन इफ योर टेस्ट इज ऑफ 50% सिलेबस, आपको पहले पूरा सिलेबस खत्म करना है। एंड अगर पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं सेकेंड ऑप्शन बता रही हूँ कि जो 80% सिलेबस है उतना कंप्लीट करो, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले खत्म करो 3rd वीक ऑफ अगस्त तक। एक सिंगल ग्रुप जो दे रहे हैं उनको बता रही हूँ ये। ओके, क्योंकि कैसे जो 20% सिलेबस है उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक रखने हैं, एंड वो डायरेक्टली आपने टेस्ट के साथ किए तो भी चलेगा। सो पूरा सिलेबस नहीं हो रहा है तो ये सेकेंड ऑप्शन है कि 80% कंप्लीट कर लो, एंड बाकी का 20 आप टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो बाद में। अभी बोथ ग्रुप्स वालों के लिए 2nd वीक ऑफ अगस्त तक फर्स्ट रीडिंग आपको खत्म करना है। ओके, जिनके क्लासेस वगैरह चालू है आप क्लास के साथ ये कर रहे हो ऑलरेडी, बट जिनके क्लासेस ऑलरेडी हो चुके, तुम्हारे केस में यशराज ना तुम्हारा नाम, सो तुम्हें फर्स्ट रीडिंग 2nd वीक ऑफ अगस्त तक खत्म करना है एक्चुअली। उसके बाद 1st वीक ऑफ सितंबर तक नेक्स्ट रिवीजन, सो 15 डेज में, मतलब उसके बाद लास्ट वीक ऑफ सितंबर, मतलब 15 डेज में तुम्हारे रिविजन्स खत्म होने चाहिए, एंड लास्ट रिवीजन 2nd वीक ऑफ अक्टूबर। सो ये अगेन टेस्ट के हिसाब से ही लगाया है। अभी आपके केस में 21 डेज में 8 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं आपको। ओके, तो ऑब्वियसली डबल हो जाता है ना, हेक्टिक शेड्यूल होने ही वाला है। सो फर्स्ट रीडिंग का बता रही हूँ ये सिर्फ मैं, जो हमने लिखा था कि 2nd वीक ऑफ अगस्त तक हमें फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करना है, मतलब 21 डेज है हमारे पास, 8 सब्जेक्ट्स है, सो 3 डेज में 1 सब्जेक्ट खत्म करना है। ओके, आपके लिए जिन्होंने ऑलरेडी रीडिंग स्टार्ट किया है आपका कंप्लीट हुआ रहेगा, जिनका फर्स्ट ग्रुप खत्म हो गया, अभी 2nd ग्रुप के क्लासेस चल रहे हैं। सो फर्स्ट रीडिंग तो आपका खत्म हुआ है, फर्स्ट रीडिंग मतलब क्लास, तो क्लास तो हो चुका है ना आपका फर्स्ट ग्रुप का। देन अगर आप 2 सब्जेक्ट्स डेली ले रहे हो, जनरली 8 सब्जेक्ट्स वाले 2 सब्जेक्ट नहीं लेते हैं डेली, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, तो आपको 5-5 दिन में वो स्प्रेड करना पड़ेगा। 20 डेज है आपके पास, सो 5 डेज 5 डेज 5 डेज 5 डेज, ऐसे 4 स्लॉट किए हमने। सो 5 डेज में हमें 2 सब्जेक्ट्स खत्म करने पड़ेंगे। ओके, सो जितने भी नंबर ऑफ पेजेस या क्वेश्चंस आ रहे हैं 2 सब्जेक्ट्स के, वो आपको 5 डेज के ऊपर स्प्रेड करके खत्म करना है। बट जनरली बोथ ग्रुप्स वाले 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं डेली, करेक्ट? तो आपके पास 10 डेज है, सो 10 एंड 10 डेज, 2 इसमें वो स्प्रेड हो जाएगा ना 21 डेज। सो 10 डेज में आपको 4 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, क्योंकि आप दिन भर वही कर रहे हो। आपके केस में ये नहीं हो रहा है, जो क्लासेस कर रहे हैं आपके लिए ये नहीं पॉसिबल है। जो सेकेंड टाइम दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं आपके पास फुल डे स्टडी है, करेक्ट? सो ये भी 7 to 9 वगैरह क्लासेस कर ही रहे हैं, सो उतना ही आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा 7 to 9। ओके, 10-12 आवर्स करना ही पड़ेगा, बोथ ग्रुप है मतलब। सो आपको फर्स्ट 10 डेज में
4 सब्जेक्ट्स खत्म करना है, नेक्स्ट 10 डेज में 4 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। आपके केस में ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। सो आप क्या करोगे, मैंने जो अभी सॉल्यूशन बताया कि 80% सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करो हर एक सब्जेक्ट का, कर सकते हो, जो बहुत ही इजी टॉपिक्स रहेंगे। यस, सो डे वाइज प्लान में किसी को कुछ डाउट है? मंदार का डाउट मैं सॉल्व करती हूँ बाद में। और किसी को कुछ डाउट है? यस, जनरली आप क्या कॉम्बिनेशन लेते हो सिंगल ग्रुप जो देने वाले हैं? कितने स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट्स डेली करने वाले हैं? दो का कॉम्बिनेशन। ओके, अथर्व है। ओके, संदीप, ठीक है। ओके, नाउ ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं कि स्टडी करना कैसे है। प्लान तो लगाया मैम कि 5 दिन में खत्म करना है, 10 दिन में खत्म करना है, 10-12 घंटे पढ़ना है, वो भी हमें पता है, बट वो 10-12 घंटे एग्जैक्टली करना क्या है? ओके, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, मतलब जो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बोलते हैं, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, एडवांस अकाउंट्स, तो उसके लिए आपके पास समरी होनी चाहिए उस टॉपिक की। सो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स हाईलाइट किए हुए चाहिए, या फॉर्मूलाज है जैसे कॉस्टिंग एफएम में, सो वो फॉर्मूला बैंक अलग से चाहिए। ओके, रैंकर्स या जो फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स क्लियर करते हैं या अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं, वो भी 10 to 12 आवर्स ही पढ़ते हैं, उनके पास भी 24 आवर्स ही है। वो क्यों ला पाते इतने मार्क्स और हम क्यों नहीं ला पाते? तो स्ट्रैटेजी, 10-12 आवर्स में हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उतना ही डिफरेंस है। सो मेन उनके पास समरीज रहते हैं। तो उसमें एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर बताया था कि मैम मैं जैसे जैसे टॉपिक करता हूँ वैसे वैसे उसमें वो फॉर्मूलेज आ जाते हैं ना, तो तब रिवाइज हो जाता है। एंड रैंकर्स के पास फॉर्मूला बैग अलग रहती है, तो एग्जाम सेंटर पे भी 10 मिनट में उसके फॉर्मूले रिवाइज हो सकते हैं। एंड जो टॉपिक वाइज फॉर्मूला अगर रिवाइज कर रहा है, तो मुझे बताओ वो 10 मिनट में फॉर्मूला रिवाइज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, उसको पूरा बुक फ्लिप करना पड़ेगा, तब हर एक के टॉपिक को फॉर्मूले फाइंड आउट करेगा एंड देन रिवाइज करेगा। एंड जिसके पास अलग से फॉर्मूला बैंक है, वो 10 मिनट में हर रोज भी रिवाइज कर सकता है। ओके, तो पहले तो फॉर्मूला बैंक होनी चाहिए, उसके साथ साथ जिसमें फॉर्मूले है नहीं, एडवांस अकाउंट्स में फॉर्मूलेस नहीं है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की एक एडजस्टमेंट नोटबुक अलग से प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स का आंसर है कि मैम हम क्वेश्चन के बाजू में हाईलाइट करके रखते हैं या लिख के रखते हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। करेक्ट, आप करते हो ऐसे? तो अगेन आपको लास्ट डे को जब रिवाइज करना है, तो आपको पूरा बुक फ्लिप करना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। बट अलग से आपने नोटबुक बनाई तो वो नोटबुक पूरे 2 घंटे में हो सकती है, मतलब आपका पूरा अकाउंट्स जैसा सिलेबस 2 घंटे में रिवाइज हो सकता है अगर अलग से बुक बनाई है तो। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैम उतना टाइम नहीं है हमारे पास अभी कि हम अलग से नोटबुक बनाएं, तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बड़े बड़े टॉपिक्स है, सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट नोटबुक बनाओ। एंड जो छोटे टॉपिक्स है जिसमें बहुत कुछ वेरिएशन है ही नहीं एडजस्टमेंट्स में, अभी प्री पोस्ट में कुछ वेरिएशन है ही नहीं ना, तो उसकी मत बनाओ ना एडजस्टमेंट नोटबुक। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप फटाफट बना सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप सॉल्विंग प्रैक्टिस तो कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आपको एक बुक्स बाजू में रखनी है जिसमें आप फटाफट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिखोगे। एंड वो भी कैसे लिखना है, वो कॉलम्स भी बताती हूँ मैं आपको कि आपको उसमें फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन नंबर लिखो, वो क्वेश्चन नंबर बुक में कौन से पेज पे है वो लिखो, एंड नोटबुक में कौन से पेज पे है वो लिखो। उसके लिए नोटबुक को पेज नंबरिंग किया है क्या आपने? सबने किया है? जिसने नहीं किया है आज जाके पहले नोटबुक को पेज नंबरिंग करना है। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है तो उसका पेज नंबर पता होना चाहिए ना, आपका तो रहेगा ना, है ना? हाँ, पेज नंबर हमें उस डायरेक्टली उस पेज पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे पेज नंबरिंग ही नहीं है तो? ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ,
बट रिजल्ट में बहुत डिफरेंस आता है इसमें। अगर आपको क्वेश्चन 13 सॉल्व करना है कौन से स्पेसिफिक टॉपिक का, तो आपके नोटबुक में कहाँ पे है वो? अगर पेज नंबर लिखा है तो डायरेक्टली आप उस पेज पे जा पाओगे, नहीं तो ढूंढने में ही टाइम वेस्ट होगा। एंड बहुत कम टाइम है अभी आपके पास, 90 डेज है सिर्फ। सो बिलो 100 डेज में आ गए हो अभी आप। ओके, इसलिए अगर पेज नंबरिंग नहीं किया है तो आज एक 15, बट वो 15-20 मिनट्स निकालो, पेज नंबर लिखो, एंड देन वो क्वेश्चन कौन से पेज पे है वो आपके फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है उसमें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है, एंड थर्ड कॉलम में आपको उसकी ट्रीटमेंट लिखनी है। सो ऐसे नोटबुक अगर आपके पास है तो आपका मॉर्निंग में भी पूरा रिवाइज हो सकता है एग्जाम के दिन विदिन 2 आवर्स। ओके, एंड और एक ट्रिक मैं बताती हूँ, अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप हर एक फ्रेंड को एक एक टॉपिक भी अलॉट कर सकते हो या एक एक सब्जेक्ट अलॉट कर सकते हो, एंड देन एडजस्टमेंट नोटबुक की जेरोक्स निकालो। एक एक सब्जेक्ट अलॉट कर सकते हो ना आप, सो ये काम फटाफट हो जाएगा। एंड ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही क्लास के हो तो सेम ही रहेगा ना क्वेश्चन बैंक। सो एक ही क्लास का अगर आपका फ्रेंड का ग्रुप है तो ये काम करो। ओके, एडजस्टमेंट नोटबुक आपके पास होनी ही चाहिए कंपलसरी, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद है थर्ड, सॉल्विंग प्रैक्टिस आप करते ही हो, सारे स्टूडेंट सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हैं, बट कितने स्टूडेंट्स टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। सृष्टि? कभी कभी। सो टाइमर लगा के क्यों सॉल्विंग प्रैक्टिस करना है? मेन एग्जाम में टेंशन क्या आता है कि पेपर कंप्लीट होगा या नहीं, एंड पेपर कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन से भी ऑल इंडिया रैंकर्स का वीडियो देखो, वो बताते हैं कि पेपर कंप्लीट हुआ है उनका, पूरे 100 मार्क्स का पेपर उन्होंने लिखा है। अगर आप 20 मार्क्स का छूट रहा है तो स्टूडेंट्स आके बताते हैं मैम 20 मार्क्स का ही नहीं लिखा है, 80 का तो कंप्लीट किया है पेपर। बट ये एक पेपर का, ऐसे आप 4 पेपर्स का लो जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, 80 मार्क्स का तो एग्जाम ही आपने नहीं लिखी है। सो आपका जो मार्क्स आपके जो आए हैं वो आउट ऑफ 320 है ना, तो 160 के रेंज में मार्क्स आ गए तो आपको 50% मिले हैं मार्क्स जो पासिंग क्राइटेरिया है, बट वो आउट ऑफ 320 मिले। आपने 400 का लिखा होता तो 200 आ जाते। एंड यही आप जो 8 सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, तो आपके केस में कितने मार्क्स का हुआ? आपने एग्जाम ही 640 की लिखी ना, 20 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट में छूट गया, मतलब आपने कितने मार्क्स का पेपर नहीं लिखा? एग्जाम 160 मार्क्स की लिखी ही नहीं है। सो आपने एग्जाम लिखी है 640 की। ओके, यहाँ पे AR1 का आ रहा है 735 मार्क्स मिल रहे हैं उसको, हम एग्जाम लिख रहे हैं 640 की। ओके, सो स्टूडेंट्स वेरी कैजुअली आके बताते हैं मैम 20 का ही छूट गया है, 15 का ही छूट गया है, 80 का तो लिखा है ना मैंने, बट नहीं होता है उससे स्कोर। आपको 95 मिनिमम लिखना ही पड़ेगा तो ही स्कोर आएगा, एटलीस्ट थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। न्यूमेरिकल में हो सकता है कि मैम 80 का लिखा है एंड 60 आ गए, क्योंकि वहां पे आउट ऑफ मिलते हैं। थ्योरी में पॉसिबल नहीं है ये। ओके, सो थ्योरी में तो अबाउ 90 आपका पेपर जाना ही चाहिए, एंड वो कब जा पाएगा? अगर आपने टाइम मैनेजमेंट आपको आता है तो ही आपका पेपर कंप्लीट होगा। एंड इसलिए आपको आदत होनी चाहिए स्टडी के टाइम ही टाइमर लगा के सॉल्व करने की। सो टाइमर कैसे लगाना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, जो नए हैं उनको बताती हूँ कि आपको 3 आवर्स मिलते हैं एग्जाम के 180 मिनट, बट उसमें से हम 10 मिनट्स निकाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पेज पे इतना कुछ भरना है। ओके, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और क्या रोल नंबर, वो डार्क करो, सर्कल्स, अटेंडेंस शीट, ओके, एडमिट कार्ड दिखाओ, बारकोड स्टिकर लगाओ, ये सब काम करने में 10 मिनट जाने ही वाला है। सो आपको मिलने वाला है 170 मिनट्स एंड 100 मार्क्स का पेपर, मतलब 1.7 मिनट से आपके पास पर मार्क। सो आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते हो ना कि ये 10 मार्क को आएगा। जैसे आपको पता है इंश्योरेंस क्लेम 10 मार्क को आता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10 मार्क्स के लिए आ जाता है।
सो 10 मार्क्स के लिए कितने मिनट्स में होना चाहिए? 17 मिनट्स। 20 मार्क्स का 34 मिनट्स। सो घर पे आप जब सॉल्विंग कर रहे हो तो क्वेश्चन देख के थोड़ा सा एस्टिमेट करो ना कि कितने मार्क्स को आएगा, एंड उतना टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। अगर आपने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं तो एटलीस्ट ए मार्क किए हुए तो करो टाइमर लगा के। अगर ए वाले हो रहे तो बी एंड सी तो ऑब्वियसली हो जाएंगे ना, क्योंकि वो इजी वाले हैं। करेक्ट। सो टाइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको घर पे ही समझ में आ जाएगा कि पेपर कंप्लीट होने वाला है या नहीं होने वाला है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में और एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ 5 स्पीड्स। सो जनरली अगर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें क्या लगता है, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ पेपर? राइटिंग स्पीड स्लो है, उसकी वजह से पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। करेक्ट। राइटिंग स्पीड स्लो है लगता है ना, बट टोटल 5 स्पीड होते हैं जो आपके फास्ट होने चाहिए। एग्जाम में जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हो 15 मिनट्स में? रीडिंग। सो रीडिंग स्पीड हर एक का अलग अलग होता है। सो रीडिंग स्पीड फास्ट होना चाहिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करते हो। सो सेकेंड स्पीड इज इंटरप्रिटेशन स्पीड। सो कुछ स्टूडेंट्स को एक ही रीडिंग में समझता है क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स को 3-4 बार पढ़ना पड़ता है। टैक्स के एमसीक्यू कितनी बार पढ़ते हो आप? ओके, बड़े बड़े एमसीक्यूज रहते हैं। करेक्ट। सो उसमें इंटरप्रिटेशन में टाइम जा रहा है। सो सेकेंड इज इंटरप्रिटेशन स्पीड। देन थर्ड फॉर्मेट थिंकिंग स्पीड। ओके, कॉस्टिंग में कहाँ से आंसर स्टार्ट करें, ओके उसमें ही टाइम जाता है। सो फॉर्मेट थिंकिंग स्पीड। एंड लॉ थ्योरी सब्जेक्ट्स में कीवर्ड्स रिकॉल करने में टाइम जाता है। वहां पे तो फॉर्मेट कुछ है नहीं, पॉइंट वाइज आंसर लिखते जाना है। या केस स्टडी है तो प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, ये भी पता है आपको कि 3 पैराग्राफ्स में आंसर लिखना है। वहां पे फॉर्मेट पता है, बट कीवर्ड्स रिकॉल करने में वहां पे टाइम जाने वाला है। देन फोर्थ इज कैलकुलेटर स्पीड। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन के ट्रिक्स पता होते हैं। ओके, आपके एफएम के टीचर्स, कॉस्टिंग के टीचर्स आपको वो ट्रिक्स बताएंगे, वो लिख के रखो, नोट डाउन करो। ओके, वो ट्रिक्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे। हर एक का कैलकुलेटर का स्पीड अलग होता है। उसके बाद एक एक कैलकुलेशन हम 2-2 बार चेक करते हैं एग्जाम में। करेक्ट। सिंपल कैलकुलेशंस भी कैलकुलेटर पे करते हैं। 10,000 प्लस 10,000 20,000 पता है हमें, बट एग्जाम में प्रेशर में हम वो भी जब कैलकुलेटर बताता है कि 20,000, फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है हाँ 20,000। सो ये सब टाइम जाता है, सबका ही जाता है। करेक्ट। प्रेशर में होता ही है कि हम कोई भी रिस्क ना लेना है, तो हम क्या करते हैं, इजी कैलकुलेशंस भी करके देखते हैं, डबल डबल करके देखते हैं। एंड देन फिफ्थ स्पीड जो आपको पता है, दैट इज राइटिंग स्पीड। तो इतनी सारी चीजें आपको करनी है, तो इसमें से एग्जैक्टली टाइम कहाँ पे जा रहा है? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैम क्वेश्चन इंटरप्रेट करने में एंड फॉर्मेट थिंकिंग या कीवर्ड्स रिकॉल करने में टाइम जाता है। राइटिंग तो आप बचपन से कर रहे हो, ओके उसमें टाइम ज्यादा जाने नहीं वाला है। एक बार कीवर्ड रिकॉल हो गया तो आप फटाफट लिख सकते हो। मेनली टाइम आपका वहां पे जाने वाला है कि रिकॉल करने में एंड इंटरप्रिटेशन में। सो वो स्पीड आपका कैसे बढ़ेगा? अगर आपने स्टडी करते वक्त उसकी प्रैक्टिस की है तो। सो इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो स्टडी करते वक्त, तो थ्योरी में आप क्या करते हो, इमीडिएटली उसका आंसर पढ़ते हो। करेक्ट। खुद से इंटरप्रिट करते ही नहीं हो। करेक्ट। सो इंटरप्रिटेशन की आदत ही नहीं है ना, प्रैक्टिस ही नहीं है, इसलिए मेन एग्जाम में टाइम लगता है। स्टडी करते वक्त हमारा दिमाग हम नहीं लगाते हैं एंड अचानक दिमाग लगाते हैं एग्जाम में। सो अभी स्टडी करते वक्त क्या चेंज करोगे आप? क्वेश्चन रीड करने के बाद डायरेक्टली आंसर नहीं पढ़ना है, खुद से पहले ट्राई करो, जितना आएगा उतना लिखो एंड देन उनके आंसर के साथ कंपेयर करो। ये आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए करते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आप ये नहीं करते हो। करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इमीडिएटली आंसर रीड करते हो। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम न्यूमेरिकल जैसे करो, तो न्यूमेरिकल जैसे मार्क्स भी आएंगे। जो आपको 60, 70, 80 आ रहे हैं अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स में, वो लॉ ऑडिट में भी आ जाएंगे।
अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस की एंड इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस की तो। एंड फॉर्मेट थिंकिंग के लिए टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उसकी हम रफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वहां पे डिटेल विथ फॉर्मेट्स लिखना है। सो इसलिए जो स्टूडेंट्स रफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पास नहीं हो रहे हैं। एंड जिन्होंने प्रॉपर सॉल्व किया, अभी उसके मार्क्स देखो, उसने प्रॉपर सॉल्व किया था तो मार्क्स भी आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे फॉर्मेट थिंक करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टडी के टाइम सेम आदत है, फॉर्मेट थिंकिंग की प्रैक्टिस है, टाइमर की आदत है, तो वहां पे टेंशन नहीं आएगा आपको। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि मैम सेम क्वेश्चन था जो मैंने घर पे करेक्ट सॉल्व किया था, बट वहां पे जाने के बाद नहीं हुआ वो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम का प्रेशर था जो घर पे नहीं था। घर पे आपका टैली हुआ 1 घंटे में और उसको टाइम ही अलॉटेड 17 मिनट्स था, इसलिए हमें चेक करना पड़ता है ना कि 17 मिनट्स में टैली हो रहा है क्या, तो ही फायदा है। समझ में आ रहा है क्या क्या चेंजेस करने हैं? यस, उसके लिए थ्योरी सब्जेक्ट, अभी नेक्स्ट इज थ्योरी सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल में क्लासिफिकेशन ऑफ एबीसी वो आप ऑलरेडी करते हो, करेक्ट? अगर कोई नहीं कर रहा है तो आपको एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। फर्स्ट जब आप सॉल्विंग करोगे तब सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बट नेक्स्ट रिवीजन से आपको टाइम कम करते जाना है। सो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। कौन से करोगे? जो ए मार्क किए हैं। ए मतलब उसमें यूनिक एडजस्टमेंट्स कवर है, जो सिमिलर क्वेश्चंस है वो आपको फिर से नहीं करने हैं। यूनिक वाले आप बार बार सेकेंड इसमें भी रफ करना है क्या? नहीं, सेकेंड इसमें भी आपको डिटेल ही सॉल्व करना है, थर्ड रिवीजन में भी डिटेल ही सॉल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करते जाओ एंड ऐसे करते करते लास्ट डे रिवीजन तक आपके पास 7 to 8 क्वेश्चंस मैक्सिमम आप कर सकते हो हर एक टॉपिक के। अगर बड़ा टॉपिक है तो 7 to 8, छोटा टॉपिक है तो 3 to 4 क्वेश्चंस। उतना ही टाइम मिलने वाला है 1.5 दिन में, ठीक है? तो आपके पास लास्ट डे रिवीजन के लिए एग्जैक्टली क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। ओके, सो ये हुआ लास्ट डे रिवीजन का भी। आपको यहाँ पर ही अभी जो 2-3 महीने आप पढ़ाई करने वाले हो उसमें डिसाइड करके रखो कि क्या क्या लास्ट डे रिवीजन को पढ़ना है। अभी थ्योरी सब्जेक्ट्स का बताती हूँ आपको। थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी हमारे पास समरी होनी चाहिए। सो समरी चार्ट फॉर्म में हो सकती है या खुद की समरी या फिर ऑडियो समरी। सो ऑडियो समरी मतलब क्या? हाँ, रिकॉर्ड। ओके, आपके पास अगर चार्ट्स है तो उसको रिकॉर्ड करके रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फायदा हुआ है क्योंकि हम ऑडियो कभी भी कहां पर भी सुन सकते हैं, करेक्ट? आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत है, आप दूर रहते हो, ओके, तो ऑडियो सुनते सुनते आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, करेक्ट? या घर पे मेहमान आए हैं कुछ, या आपको मूड नहीं है पढ़ाई करने का, एनर्जी नहीं है उतनी, तो सो के भी आप ऑडियो सुन सकते हो। या अगर कोई फैकल्टीज के रिवीजन लेक्चर्स है यूट्यूब पे तो वो डाउनलोड करके रखो, एटलीस्ट रिवीजन लेक्चर सुनो, देखो। ओके, तो रिवीजन लेक्चर्स या समरी नोट्स या चार्ट्स, कुछ ना कुछ फॉर्म में आपके पास समरी होनी चाहिए उस टॉपिक की। तो एक बार ये चेक करेंगे सारे स्टूडेंट कि आपके पास समरी है क्या, एंड अगर नहीं है तो अभी नोट्स प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं है। खुद से नोट्स मत निकालो, किसी फैकल्टीज के नोट्स ले लो या फ्रेंड्स के पास है तो उनके जेरोक्स लो। अभी नोट्स खुद से प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं है। ओके, ये भी मैं बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम मैंने तो खुद के नोट्स बनाए थे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, फिर भी 40 भी नहीं आए हैं। तो वहां पे नोट्स प्रिपेयर करने की कंपटीशन थे ही नहीं ना, तो उसमें वो फर्स्ट आ जाता। ओके, नोट्स प्रिपेयर करके रखे खुद के, बट उसको रिवाइज कितनी बार किया था? ओके, एंड नोट्स सिर्फ प्रिपेयर करके मुझे बताओ इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस होगी क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन आंसर्स। सो थ्योरी में हमने कितनी बार क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की है, इसलिए वो इंटरप्रिटेशन के लिए प्रॉब्लम आता है। उसके बाद एग्जैक्टली आंसर क्या लिखना है, ओके, ये डाउट आता है स्टूडेंट्स को क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर्स ही किए नहीं है ना, तो ऐसे डाउट्स आएंगे। अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ते रहे तो क्वेश्चन आने के बाद आंसर कितना लिखना है। एक तो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सेस लिखा है,
मतलब 4 मार्क का ही था, 2 पेजेस लिख दिए, या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन था बट मैम मुझे 2 ही लाइन्स आ रहे हैं, तो इसको बढ़ाऊं कैसे अभी आंसर। सो ये प्रॉब्लम मेजरली आता है। सो एग्जैक्टली कितना आंसर लिखना है वो आपको नोट्स पढ़ के नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो सेकेंड थिंग आपको चेक करनी है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक है क्या थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर नहीं है तो फ्रेंड से उठाओ किसी क्लास की, या स्कैनर्स वगैरह मिलते हैं वो लो, ओके। या वो भी नहीं है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली पास्ट आरटीपी, पास्ट एमटीपी, पास्ट पेपर्स उसके प्रिंट निकालने हैं, एंड इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उसके इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ओके। वो वही कंपाइलेशन करके देते हैं ना क्लास में। हाँ, तो क्वेश्चन बैंक आपके पास होनी चाहिए, मतलब जैसे आप न्यूमेरिकल में कर रहे हो वैसे ही थ्योरी में भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स की मेनली प्रैक्टिस करनी है। सो अभी सेल्फ स्टडी करते वक्त आप क्या करोगे, 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम थ्योरी पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे उस टॉपिक की, एंड बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो 45 मिनट्स मैक्सिमम, बहुत बड़े टॉपिक के लिए 45 मिनट्स में आपको उसके नोट्स पढ़ने हैं, एंड मैक्सिमम नेक्स्ट 2 आवर्स यू विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट टॉपिक। स्टूडेंट्स क्या करते रहते हैं, नोट्स ही पढ़ते रहते हैं, ओके। 4 टाइम्स 5 टाइम्स सिर्फ नोट्स ही पढ़ के हुए हैं। मुझे बताओ आपको क्रिकेट खेलना है तो हाउ टू प्ले क्रिकेट ये बुक पढ़ के आने वाला है क्या? एक बार पढ़ के नहीं आएगा, तो 10 बार पढ़ेंगे तो आएगा ना, तो 100 बार पढ़ते हैं फिर आएगा। 100 बार पढ़ के क्या होगा, कंसेप्ट वो लर्न हो जाएंगे, इसका मतलब एप्लीकेशन आएगा ये कंफर्म है क्या? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ग्राउंड पे जाके, करेक्ट। तो क्रिकेट के एग्जाम्पल का आपको जल्दी समझ में आ गया कि मैम बुक पढ़ के कैसे होगा, ओके। वीडियो देख के, प्लेयर्स आपका जो फेवरेट प्लेयर है उसके वीडियोस देख के हमें नहीं आने वाला है, सो एक्चुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका डांस की कंपटीशन है तो डांस की एक्चुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, हाउ टू डांस बुक पढ़ के थोड़ी आने वाला है, हाउ टू स्विम बुक पढ़ के स्विमिंग नहीं आने वाला है। सो बाकी लोग जो वहां पे करना है उनको परफॉर्म, उसकी एक्चुअल प्रैक्टिस करके देखते हैं ना, बट हमें एग्जाम में जो करना है उसकी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, वो भी विद इन टाइम, तो उसकी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं। मतलब आप अभी क्या कर रहे हो, हाउ टू प्ले क्रिकेट ये बुक पढ़ रहे हो 3-4 बार, एंड डायरेक्टली वहां पे क्रिकेट खेल रहे हो, फिर नहीं आ रहा है। इसलिए आपको अभी क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। मंदा तुम्हें तो बहुत क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, 2 ही सब्जेक्ट्स बाकी है, मतलब क्योंकि अभी कंसेप्ट हो गए हैं, ओके। सबको क्रिकेट के कंसेप्ट पता है, मतलब सबको खेलने को नहीं आता है ना, जिनको प्रैक्टिस है उनको ही आ रहा है। सो वैसे ही आपको सारे कंसेप्ट पता है, ऑडिट, ईआईएसएसएम, लॉ, फिर सबको मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे, ज्यादा टाइम नोट्स के लिए नहीं दोगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो इनडायरेक्टली वो नोट्स का ही कंटेंट उसमें रहता है ना आंसर में, तो वो इनडायरेक्टली हो रहा है, एंड इंटरप्रिटेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है जो नोट से नहीं होती है, एंड एग्जैक्टली आंसर कितना लिखना है वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर से ही होने वाली है। सो समझ में आ गया थ्योरी कैसे करते हैं, थ्योरी का स्टडी, और उसमें आप क्या करोगे, स्टडी करते वक्त कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे, ठीक है। एंड सेकेंड थर्ड टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप कीवर्ड्स रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करोगे। अभी जो केस स्टडी बेस्ड कहाँ पे आता है, लॉ में केस स्टडी बेस्ड आता है, ऑडिट में भी आजकल केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको फॉर्मेट तो पता है, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, उसमें से फैक्ट्स तो कॉपी करने हैं, करेक्ट। कंक्लूजन डायरेक्ट एक लाइन का आप लिख सकते हो। सो मेनली प्रैक्टिस कौन से पैराग्राफ की करनी है, प्रोविजंस के पैराग्राफ की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसमें भी कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास जिनके जिनके पास क्वेश्चन बैंक है, कितने स्टूडेंट्स ने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उसमें, पहले तो क्वेश्चन बैंक कितने स्टूडेंट्स के पास है, हाथ ऊपर करो।
है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास है। जिनके पास नहीं है आपको क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। सो उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन कितने स्टूडेंट्स ने किए हैं? 1 2 3। बाकी स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं किए, या अभी तक पढ़ाई नहीं है? पढ़ाई नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन बैंक है आपके पास। सो अभी जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तब आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे एंड उतने ही कीवर्ड्स आपको रिकॉल करने हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड पूरा बता रही हूँ। ओके, आपको जो जनरल नॉलेज और कुछ उसमें रिसर्च करना है तो वो आप बाद में करो। एग्जाम के बाद रिजल्ट तक 2 महीने रहते हैं ना, तब डीप रिसर्च करते बैठना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट का ऐसे होता है बहुत छोटा टॉपिक है जिसको 4 मार्क्स का ही इंपॉर्टेंस है, वेटेज 4 मार्क्स का है, एंड उसमें मैम मेरे नोट्स में या मेरे क्वेश्चन बैंक में क्लास नोट्स में 8 ही क्वेश्चन है उसके, तो और क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिलेंगे मैम? ओके, सो ये भी गलत जाता है। अभी उसको 4 मार्क्स ही है, 8 क्वेश्चंस बहुत हुए क्लास नोट्स के, तो उतने ही करने हैं अभी। और तुम्हें इंटरेस्ट है तो बाद में रिसर्च करना उस पड़ेगा। टॉपिक्स भी लेते वक्त पहले कौन से लेने जो इम्पोर्टेंट है, नॉट नेसेसरीली इन सीक्वेंस। ठीक है, सो अभी मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक चीज बताती हूँ कि चेकर का व्यू कैसे होता है, या चेकर का माइंडसेट अगर आपको पता है थ्योरी पेपर का, तो आपको समझेगा एग्जैक्टली थ्योरी पेपर लिखना कैसे होता है। ओके, आप सब इमेजिन करो कि आप ऑडिट EISSM के चेकर हो। आपको एक चेकर को 400 to 500 पेपर्स दिए जाते हैं फॉर चेकिंग। तो पहला पेपर आप कैसे चेक करोगे? पहले आप क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रीड करोगे, फिर आपको आंसर दिए जाएंगे ना, सजेस्टेड आंसर। तो उसमें से आंसर कभी कभी वो देंगे कि ये पॉइंट स्टूडेंट के आंसर में आए हैं क्या, चेक करो। या उन्होंने नहीं दिया है तो आप पहले नोट डाउन हाईलाइट करोगे ना कि ये की पॉइंट स्टूडेंट के आंसर में है क्या, चेक करना है। एंड सजेस्टेड आंसर के बाद आप स्टूडेंट का आंसर शीट देखोगे एंड उस हिसाब से मार्क्स दोगे। ठीक है, ये हुआ पहला पेपर। फिर 2 10 50 100 ऐसे करते करते उस चेकर की 400 टाइम्स रिवीजन होती है ना, करेक्ट? तो आपकी 400 टाइम्स रिवीजन हो गई। मुझे बताओ हर एक आंसर शीट के लिए आप सजेस्टेड आंसर रेफर करोगे क्या चेकिंग करते वक्त? सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। सो बिना सजेस्टेड आंसर्स आप चेक करने वाले हो, क्यों? आंसर लर्न हो जाएगा, करेक्ट? सो आप करेक्ट बता रहे हो, ऐसे ही करता है चेकर, आंसर लर्न हो रहा है आपका। बट मुझे बताओ आंसर लर्न हो रहा है मतलब अगर 20 लाइंस का आंसर है तो प्रॉपर 20 लाइंस लर्न हुए रहेंगे आपको। ए एंड द कहाँ पे है, कॉमा किधर है, एंड किधर है, फिर क्या लर्न होगा? की पॉइंट्स लर्न होंगे, करेक्ट? सो आप स्टूडेंट के आंसर में क्या देख रहे हो? की पॉइंट्स। ओके, सो आपको स्टडी करते वक्त क्या करना है? की पॉइंट्स। इसलिए वो की पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करने हैं स्टडी करते वक्त, एंड उतने ही बार बार रिकॉल करने हैं। जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स है वो सिर्फ की पॉइंट्स लिख के आते हैं, एग्जैक्ट की पॉइंट्स, एंड उसको अंडरलाइन करके देना है चेकर को। उसके दिमाग में जो की पॉइंट्स बैठे हैं वो एग्जैक्टली आपने उसको अंडरलाइन करके दिए है, तो आ गए ना मार्क्स। देखो 20 लाइंस का आंसर है, उसमें से 10 लाइन की पॉइंट्स के है, तो उसके दिमाग में 10 लाइन होंगे। आपने 7 to 8 लाइंस भी लिखे हैं तो वो कितने मार्क्स देगा? 3 देगा ना आउट ऑफ 4, क्योंकि वो क्या बोलेगा 10 की पॉइंट्स में से इसने 7 to 8 लिखे हैं, एंड एक्चुअल आंसर 20 लाइंस का है, आपने 7 to 8 ही लाइंस लिखे हैं, फिर भी आपको मार्क्स मिल रहे 3 आउट ऑफ 4, क्योंकि जो बाकी के 10 लाइंस है वो उसको भी नहीं पता है ना क्या है, क्योंकि उसके दिमाग में भी उतने ही 10 की पॉइंट्स है। एंड लिटरली आपने अभी भी सभी स्टूडेंट्स ने वही बताया ना कि हम सिर्फ की पॉइंट्स ही देखेंगे, सारे चेकर्स का वही होता है। ओके, एंड एक तो सीए कौन चेक करता है वो भी मैं बताती हूँ आपको। सीए विथ एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स चाहिए आपको एग्जामिनर बनने के लिए, एंड आइदर इन प्रैक्टिस और इन सर्विस। सो जो प्राइवेट कोचिंग क्लास वाले हैं उनको अलाउड नहीं है पेपर चेकिंग का काम।
सो मुझे बताओ, जो प्रैक्टिस में है या सर्विस कर रहा है तो उसको काम के लिए जितना सिलेबस लगता है, अभी एक बंदा डीटी में प्रैक्टिस करता है तो उसका डीटी का ही नॉलेज रहेगा ना उसको ज्यादा से ज्यादा। बाकी सब्जेक्ट तो वो 4 साल में कितना याद रहेगा उसको, समझा आपको कितना याद रहेगा? तो वो क्या करेगा, सजेस्टेड के साथ ही मैच कर रहा है ना वो, एंड उसको नॉलेज भी है फिर भी उसके पास टाइम नहीं है। तो सजेस्टेड से आपने कुछ अलग लिखा है, शायद वो करेक्ट भी हो सकता है, बट उसके पास टाइम नहीं है उतना रिसर्च करने के लिए कि ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है। सो जनरली क्या हो जाता है, आपका आंसर सजेस्टेड के साथ मैच द पेयर्स जैसे ही होने आना है। सो वो मैच हो रहा है आंसर तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं मिलेंगे। एंड और एक चीज आप ध्यान में रखो, विथ 4 years एक्सपीरियंस, मतलब वो बेरोजगार है क्या, उसके पास कुछ काम नहीं है इसलिए वो ये काम ले रहा है, ऐसा तो नहीं है, करेक्ट? और इसमें एक पेपर चेक करने के अराउंड 140 रुपीज मिलते हैं उनको। अभी एक इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया जिनकी आर्टिकलशिप हुई है मंदार, एक इनकम टैक्स रिटर्न का 140 रुपीज लेंगे क्या? जिनकी नहीं हुई है वो भी कॉमन सेंस से बता सकता है कि 140 रुपीज लेगा क्या सीए? बहुत सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न है तो भी नहीं, मतलब मॉनेटरी उस चेकर के पास कुछ, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, मॉनेटरी इंटरेस्ट, करेक्ट? मतलब उसको इसमें इंटरेस्ट है या स्टूडेंट्स को हेल्प करनी है, एज गुड एज ये सोशल वर्क है पेपर चेकिंग का काम, क्योंकि उसका तो सीए है तो 10-12 घंटे कहाँ पे तो काम करता होगा वो, या खुद का ऑफिस होगा, उसके बाद ये वो कर रहा है। सो माइंडसेट चेकर का आपको समझा? सो उसमें हमने अगर उसको कीवर्ड्स अंडरलाइन करके दिए, अगर वो मैच हो गए तो वो फटाफट मार्क्स देगा, करेक्ट? सो थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर चेक आप जैसे करने वाले हो ना, वैसे ही वहां पे होने वाला है। सो जब आप घर पे लिखोगे ना आंसर्स तो उसके साथ कंपेयर करना, स्पेशली सेकेंड ग्रुप वाले जो है, जो सेकेंड ग्रुप देने वाले हैं, ऑडिट एंड EISSM आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहां पे सब्जेक्टिव भी हो जाता है चेकर, क्योंकि थ्योरी है। न्यूमेरिकल में तो क्या, जो मैच हो रहा है तो मार्क्स देने ही पड़ेंगे, बट थ्योरी में वेरी हो सकते हैं मार्क्स। तो समझ में आ गया ये आपको क्या करना है? थ्योरी की स्टडी नोट्स करने हैं या क्वेश्चन आंसर्स? एक बार बताओ मुझे। क्वेश्चन आंसर जैसे आप न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हैं वैसे ही। यस, एंड नेक्स्ट इससे आपको सिर्फ कीवर्ड्स की रिकॉलिंग प्रैक्टिस करके जाना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस अलग से करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम कंसेप्ट क्लियर है मैंने तो एमसीक्यू आ जाएंगे, बट आपने देखा क्या वो बुकलेट कितने बड़े बड़े एमसीक्यूज हैं? सो उसकी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंपलसरी। एमसीक्यू बुकलेट आपका 2 to 3 टाइम सॉल्व होना चाहिए। रैंकर्स को तो 30 out of 30 वहां से ही आ रहा है फ्रॉम एमसीक्यूज, इसलिए तो उनका स्कोर 80s में है थ्योरी सब्जेक्ट्स का भी। मिनिमम 25 का टारगेट रखना है आपको एमसीक्यूज के लिए, आ सकते हैं। एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हम कैसे करेंगे? टाइमर लगा के। ओके, अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो डेली तो 17 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करो। ओके, उस प्रेशर में आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। एंड और एक चीज, एमसीक्यू बुकलेट पता है ना सबको? हाँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, सो हम लास्ट डे को सारे क्वेश्चंस नहीं रिवाइज कर सकते, तो आप क्या करोगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। कौन से वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए? जो आपको सॉल्व करने को आए ही नहीं, एंड जो आपने गलत सॉल्व किए थे। जो आपने करेक्ट सॉल्व किए थे उसको नहीं करना है फिर से, ठीक है? एंड तुक्का लगा के करेक्ट आए हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं। ओके, लॉजिक लगा के जो करेक्ट आए हैं वो सिर्फ नहीं करने हैं। ओके, एंड जो रॉन्ग है उसका आंसर उधर ही लिख के रखो, बार बार आप वो लास्ट पेज नहीं रेफर कर सकते हो आंसर का। ये भी बहुत छोटी चीज बता रही हूं मैं, बट फर्क पड़ेगा, टाइम सेव होगा। ओके, तो वहां पर ही आंसर लिखना है। आपने बी निकाला आंसर, एक्चुअल आंसर सी है, तो सी आंसर क्यों है उसका रीजन भी लिख के रखो ना वहां पे। सो नेक्स्ट टाइम आप फिर से जब बी निकालोगे आंसर तो आपको समझेगा कि सी आंसर क्यों है, अगर वहां पे रीजन लिखा है तो। सो एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करो। ओके, उसमें अबाउट 25 हमें चाहिए, बुकलेट करना ही है। बुकलेट के साथ साथ और कुछ एडिशनल आपके पास है एंड टाइम है तो ही करो,
क्योंकि देखो हमें पता नहीं है कि कौन से एमसीक्यूज आने वाले हैं, सो बहुत सारी प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, बुकलेट जितना है उतना सफिशिएंट है। यस, एंड यहाँ पे मैंने एक लिखा था कि क्वेश्चन को आपके क्लाइंट की केस है ऐसे समझो, मतलब लॉ टैक्स के लिए केस स्टडीज जहाँ पे ऑडिट आता है, ऑडिट के केस में जहाँ पे केस स्टडीज आते हैं कि वो क्वेश्चन मतलब आपके क्लाइंट की केस है ऐसे समझो, तो आपको आंसर थिंकिंग आएगा। ऑडिट में एग्जैक्टली क्या आंसर लिखना है ये प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को। तो आपके क्लाइंट प्लेस पे फ्रॉड हुआ है या आपके क्लाइंट का वाउचिंग करना है तो क्या आप चेक करते, ऐसे थिंक करोगे तो आपको पॉइंट्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और इससे इंटरेस्ट भी आएगा, ये मैंने खुद किया था सीए फाइनल में ऑडिट के लिए। सो ऑडिट बोर होता है पढ़ने को, पता है सबको ही। सो उसमें ऐसे करो कि आपके क्लाइंट की वो केस है, मतलब आपके क्लाइंट प्लेस पे फ्रॉड हुआ है, तो रात को नींद भी आएगी क्या आपको? पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो आप एज अ ऑडिटर क्या क्या वहां पे करोगे वो पहले थिंक करो एंड देन उनके आंसर के साथ कंपेयर करो, ठीक है। यस, सो थैंक यू वेरी मच। ये सारे पॉइंट्स थे फ्रॉम माय साइड, बट हमारे साथ सीए गुरप्रीत सिंह सर भी है। यस यस, गुरप्रीत। सो गुरप्रीत सिंह सर इज ऑल इंडिया रैंकर 23 एट सीए इंटरमीडिएट लेवल, एट सीए फाइनल लेवल पे ऑल इंडिया रैंक 25। एंड सर मेरे स्टूडेंट थे फॉर टेस्ट सीरीज एट सीए फाइनल लेवल, एंड अभी वो यहाँ पे फुल टाइम टीचिंग में है। सीए फाउंडेशन को लॉ पढ़ाते हैं सर, टैक्स भी पढ़ाते हैं, एंड फाइनल लेवल पे आईडीटी भी पढ़ाते हैं। सो सर भी आपको गाइड करने वाले हैं, एंड उसके बाद हम 1-to-1 आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यस, मार्कशीट शेयर करके रखूं। गुड इवनिंग एवरीवन। किस किस का रिजल्ट अभी लास्ट कुछ दिनों में ही आया है वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। ओके, मतलब ऑलमोस्ट जितने लोग पीछे बैठे हैं वो एग्जाम दे के रिजल्ट देख के अब आ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। मतलब सिंसियर हैं, आप समझ गया है कि बॉस कुछ तो चेंज करना है। पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ, इवन दो मैम ने दिया है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह, सीए, आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड सीए फाउंडेशन लेवल जो सीपीटी था उस टाइम पे फर्स्ट इन पुणे सिटी, सीए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 23rd, फर्स्ट इन महाराष्ट्र स्टेट, सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 25 and 3 years articleship from KPMG in mergers and acquisitions department, 3 years working experience in Fortune 500 company, but now currently I have started full time teaching. I was doing parallelly along with my company, but now I have started in Siley Success Mantra only. Okay, now before going कि हमें कैसे प्रोसीड आउट करना है, ये मेरी मार्कशीट है, आई होप सबको क्लियर दिख रही होगी। क्लियर दिख रही है? अकाउंटिंग 80, बिजनेस लॉ एथिक्स 62, कॉस्टिंग 77, टैक्सेशन 79. आई विल डिस्कस वन बाय वन, अ ब्रीफ इन ब्रीफ, बिकॉज मैम ने ऑलरेडी जो स्ट्रेटेजीज बताई हैं, जो भी आपको बताया है, वो निचोड़ है जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला है या रैंक लाने वाला बंदा करता है। जो स्ट्रेटेजीज वो फॉलो करता है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल। सो मेरे लिए कवरेज करने के लिए कुछ ज्यादा बचता नहीं है, बट स्टिल मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहली चीज तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जो आपका मोबाइल है वो बंद कर दीजिए एटलीस्ट फॉर 2 to 3 months। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो। दिस स्ट्रेटेजी आई हैव फॉलोड एट ऑल दी 3 levels, फिर चाहे वो सीपीटी हो, चाहे वो सीए इंटर हो, चाहे सीए
फाइनल हो, और एक्चुअली में उससे जो मेरे आवर्स होते हैं वो सब्सटेंशियली बढ़ जाते हैं, बिकॉज जब मैं मोबाइल यूज करता हूँ ना, मेरे को पता नहीं चलता है कि थोड़ी ही देर में कब 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकल गया, बट इन दैट 2 आवर्स आई विल बी एबल टू कंप्लीट, एटलीस्ट मैं एक पेपर अटेम्प्ट कर लेता था, करेक्ट। बट वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे ना तब आपको पता चलेगा, करेक्ट। नहीं तो आप हर थोड़ी देर बाद आपके नोटिफिकेशंस देखते रहते हो। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत हेल्पफुल होती है, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू स्विच ऑफ योर मोबाइल एंड यू कैन बाय अ फीचर, मतलब आपको सिंपल फोन ले लेना है जो सैमसंग वगैरह का आता है, बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। सेकंड है सब्जेक्ट्स की, अगर मैं बात करता हूं अकाउंट्स की, करेक्ट। तो अकाउंटिंग में मैंने कैसे अप्रोच फॉलो करी थी, अकाउंटिंग के लिए मैं क्या करता था, प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके ऑडिट नहीं करता था, फर्स्ट थिंग, करेक्ट। जितने स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जो स्कैनर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं सारे सॉल्व करता था। फर्स्ट टाइम में पूरा सॉल्व करता था, मतलब एक चैप्टर में लेता था, उस चैप्टर को मैं 100% सॉल्व कर लेता था फ्रॉम ऑल द सोर्सेज दैट इज अवेलेबल विद मी। फर्स्ट इज स्टडी मटेरियल ऑफ कोर्स, then second is the class book or class notes, correct, then third is RTPs and MTP of last 3 attempts, okay। उनको करने के बाद वो मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया अकाउंट्स का, करेक्ट। उसी टाइम पे जब वो फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है, मैं उसी टाइम पे क्वेश्चंस मार्क करके उसके फर्स्ट पेज पे ही लिख लेता था, उस बुक के फर्स्ट पेज पे कि कौन से क्वेश्चंस मेरे को जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूंगा तो वो करने हैं। तो सपोज अगर मैंने टोटल 70 क्वेश्चंस करे हैं एक चैप्टर में, तो मेरा ये टारगेट होता था कि नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ 30 क्वेश्चंस करूं, 30 और 25, बिकॉज मेरे को कम करना है। अगर मैं दोबारा 70 क्वेश्चंस कर रहा हूं तो मैं कभी भी दोबारा रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, और मेरे को तो मल्टीपल रिविजन करने हैं, करेक्ट। तो मेरा जो टारगेट होता था 30 के बाद 15 और 15 के बाद 5, मतलब वी हैव टू क्रश इट डाउन टू द मिनिमम लेवल, करेक्ट। लेकिन पहली बार आपको ऐसा नहीं करना है डायरेक्टली क्रश डाउन कर दिया कि डायरेक्टली पहली बार कर रहे हैं तो, और जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अगर पहले एक बार कर चुके हैं, करेक्ट, तो अब आपको रिवीजन के लिए अब आप रिवाइज करेंगे, अब आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे, करेक्ट। अब आप रिवाइज करने वाले, तो बट इस बार आप पूरी मार्किंग पहले से ही लेके चलेंगे कि हमें कितना कितना कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मैं बात करता हूं बिजनेस लॉस। ये मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, बिकॉज मुझे पता था कि अल्टीमेटली हमें ही पढ़ के जाना है, भले ही आपको कोई कितना भी समझा दे, करेक्ट। इवन तो बिजनेस लॉस के लिए मैं क्या करता था, मैं डेली 2 to 3 आवर्स उसको स्टडी करता था, मतलब एक दिन पढ़ा उसको, करेक्ट, अगले दिन जब पढ़ रहा हूं तो पुराना रिवाइज कर लिया, या उसको 30 मिनट्स राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। एडिशनल क्या कर सकता था, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, नॉट ओनली ऑफ द आंसर्स बट हेडिंग, जो सेक्शन में क्या क्या की पॉइंट्स है वो लिख के देख लिया ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि बहुत ये चैप्टर में मुझे कुछ तो आता है, कुछ तो आता है। और आपको लगता होगा कि नहीं मेरे को सब कुछ इजी जाता था, आंसर इज नो। मेरे को भी हर चीज, क्योंकि मैं भी पहली बार कर रहा था, तो मेरे को भी हर चीज, मेरे को भी नहीं पता कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है पेपर में, करेक्ट। हमेशा तो यही रहता है कि क्वेश्चन कहां से आता है, स्टडी मटेरियल से आता है, सर की बुक में से आता है, वो सब हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि यार कहां से क्वेश्चन आता है। बट आपको क्या करना है, आपको जो आपके पास अवेलेबल है आपको वो 100% सॉल्व करना है, दैट इज करेक्ट। एंड बिजनेस लॉज में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह उसको याद करना है, कीवर्ड्स लिख के देखने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस इनफ करनी है, ठीक है। जिस टाइम पे मैं इंटर कर रहा था उस टाइम पे टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, करेक्ट। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू सॉल्व पास्ट 3 अटेम्प्ट्स पेपर बाय माई सेल्फ। मैं खुद ही लिखता था। मैंने क्या किया था, नीचे एके वाले की शॉप है, मैंने जो वेबसाइट है आईसीआई की वेबसाइट पे 5 अटेम्प्ट के पेपर होते हैं, मैंने उसका सिर्फ पेपर प्रिंट करवा लिए थे, हर के सारी सब्जेक्ट्स के सेट बनवा लिए थे, ओनली ऑफ दी पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। और जैसे ही मेरा हो जाता था, मतलब कुछ परसेंटेज पोर्शन हो गया, तो मैं उसको टेस्ट कर लेता था उस पेपर से इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके, तो मुझे पता चलता था कि हाँ मैं कितने मार्क्स स्कोर कर रहा हूं। अभी तो आपके पास टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अब आप ले सकते हो, बट उस टाइम पे तो आपको खुद ही करना पड़ता था, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएंगे, या आप अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी लगा रहे हैं तो आप खुद से अपने आप को टेस्ट जरूर करेंगे बिफोर आईसीआई आपको टेस्ट करे, बिकॉज अब आप देख चुके हो कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मुझे सीए फाइनल में जब मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, जो मुझे पता चली थी कि मैं ऑडिट और लॉ में फेल होता था, ठीक है। मैंने पहली टेस्ट सीरीज दी, मैं फेल हो गया ऑडिट एंड लॉ में, सेकंड टेस्ट सीरीज दी, मैं फेल हो गया ऑडिट एंड लॉ में। तो मुझे ये तो समझ गया बॉस कि FRSF में पास हो रहा हूं, अगर सच में पास होना है तो ऑडिट लॉ में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसका कुछ करना पड़ेगा। एंड आई, बिकॉज आवर्स तो लिमिटेड है ना मेरे पास डेज में, 12 घंटे, तो मैं क्या, अगर मैं पहले 2-2 घंटे ऑडिट और लॉ को दे रहा था तो मैंने उसको 4 घंटे कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे
जो मेरी नाव डुबाने वाला है वो ये 2 सब्जेक्ट है। मुझे पता चल गया और टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव भी यही है यहाँ पे कि आपको पता चल जाए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं। जैसे अगर अभी आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल गया होगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उस पर आपको टाइमिंग चेंज करनी है, उसकी आपको स्ट्रेटेजीज और बुक्स चेंज करनी पड़ेगी जिसमें आपके मार्क्स कम आए हैं, जिसकी वजह से। और नॉर्मली एक सब्जेक्ट रहता ही ऐसा जिसमें आप कहते हैं कि बॉस ये तो हाथ से गया, करेक्ट। देन कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तब एक ही होता था, अब तो कॉस्टिंग अलग है और एफएम अलग हो चुका है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएम में भी सेम वही स्ट्रेटेजी है कि आपको क्या करना है, हर चैप्टर का एवरी सोर्स पूरा कर लेना है। बस कॉस्टिंग में यह आएगा कि फॉर्मेट बुक बना सकते हो और एफएम की फॉर्मूला बुक आप लोग बना सकते हो। अगर आपके टीचर ने आपको नहीं दी है तो फॉर्मूला बुक, और इसको हम एडजस्टमेंट बुक भी कहते हैं जैसा मैम ने कहा था, वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप एक और चीज कर सकते हो, आप शेयरिंग कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, हम लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने लॉ के समरी नोट्स बनाए थे और मैंने अकाउंट्स की अपनी एडजस्टमेंट बुक बनाई थी। सो वी शेयर्ड कि उसने मेरे को अपने नोट दिए, मैंने उसको, तो मेरा भी टाइम बच गया बिकॉज कितना एक लिमिटेड टाइम ही तो है मेरे पास, तो मैं उसी के ही नोट से रिवाइज करता था क्योंकि मुझे पता है कि उसने स्टडी मटेरियल से ही बनाया है, मैं भी वही बनाऊंगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होगा बट उसने समराइज करके दे दिया, तो मैं क्यों अपने उतने आवर्स दोबारा इन्वेस्ट करूं, और उसने भी देख लिया। तो आप शेयरिंग भी कर सकते हो, इट विल सेव योर टाइम बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आप 8 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट का खुद बनाने बैठोगे तो बनाते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं कि आज से मैं लॉ की समरी नोट्स बनाऊंगा, 3 दिन बनाता हूं और 4th डे क्या होता है, नहीं यार इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो पढ़ ही लेता हूं, ऐसा होता है। तो इट्स बेटर कि आप 4 लोग बैठो, डिसाइड करो कि तू इसका बनाएगा, तू इसका बनाएगा, मैं इसका बनाऊंगा, एंड शेयर इट सो दैट इट सेव्स, चारों का टाइम उसमें सेव होगा, और नीचे जाके जेरोक्स मार लेने के नोट्स। क्लियर है क्या? ठीक है। नाउ कमिंग टू द टैक्सेशन, द ओशियन, करेक्ट। टैक्स, इनकम टैक्स इतना बड़ा है, लॉजिकली ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए, इनकम टैक्स अलग होना चाहिए, जीएसटी अलग 100 मार्क्स के लिए होना चाहिए, करेक्ट। बट कुछ नहीं कर सकते, वो सारी चीजें टेस्ट भी नहीं कर पा सकते हैं। अगर आप पेपर देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट वहां पे टेस्ट होते भी नहीं है, और टैक्सेशन से तो मेरे को भी बहुत डर लगता था इनिशियली, बट अगेन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस सॉल्विंग थी, सारे सोर्सेज की जो स्कैनर कर रहे थे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बट जो मैं देख रहा हूं आजकल ट्रेंड है, जो आप लोग थोड़ा सा गलत फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि आप लोगों का जो इनकम टैक्स में फोकस है दैट इज ओनली लिमिटेड टू 5 चैप्टर्स। एक तो आपका टोटल हेड्स ऑफ इनकम वाले चैप्टर आप अच्छे से कर रहे हैं और एक रेसिडेंशियल वाला चैप्टर कर रहे हैं, बाकी जो टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, करेक्ट, टीडीएस टीसीएस पक्का आता ही आता है, लेकिन उसको आपने छोड़ रखा है ऑप्शन में। देन रिटर्न फाइलिंग, उसको भी आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप पीजीबीपी में इतना लगे हुए हैं, वो सब कर रहे हैं, तो वो मत करिए, आप अपनी स्ट्रेटेजीज को थोड़ा चेंज करिए। बल्कि मैं सच बताऊं, आप जितनी देर में सैलरी चैप्टर करते हैं ना, जितना टाइम आप सैलरी चैप्टर जिसका एक ही क्वेश्चन आना होता है, उतने ही टाइम में आपके जितने बाकी बचे हुए हैं जो चैप्टर्स है ना, टीडीएस टीसीएस और ये छोटे मोटे रिटर्न, ये सब आप इजीली खत्म कर लेंगे, और क्वेश्चन आते हैं उसमें से, आपको नहीं आते हैं बस, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है इनकम टैक्स में, उन पे भी देना है फोकस। सेकंड चीज, आपको लास्ट डे रिवीजन के लिए चैप्टर नंबरिंग करनी है ना, वो बहुत अलग तरीके से करनी है। पीजीबीपी वगैरह अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना लास्ट डे तो भी आपको चल जाएगा, बट अगर आपने टीडीएस के रेट्स नहीं पढ़े, आप पेपर में नहीं लिख पाओगे। हल्का सा भी इधर उधर आगे आपको नहीं है, 2%, 5%, 10%, तो वो आपको लास्ट डे पढ़ना ही पड़ेगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, वो आपको लास्ट डे पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस, वो लास्ट डे अगर मैं नहीं पढ़ता हूं तो मुझे नेक्स्ट डे याद नहीं आएंगे। भले इवन दो अगर मैं सप्लाई चैप्टर की बात करता हूं जीएसटी में, तो सप्लाई चैप्टर मुझे अच्छे से याद है, उसमें कब आना है कब, उसको क्वेश्चन भी नहीं आ रहा आजकल पेपर में, दिक्कत ये है, वो पूछ रहा है ई वे बिल, आप समझ रहे हो। तो आपको जो लास्ट डे रिवीजन है ना, वो रट्टाफिकेशन वाले करने हैं कि अगर ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं चैप्टर्स में, जो अगर मैंने लास्ट डे नहीं पढ़े तो नेक्स्ट डे मुझे याद नहीं आएंगे, वो मेरे मैंडेटरी लास्ट डे में आने चाहिए, वो मेरे मैंडेटरी लास्ट डे में आने चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि जीएसटी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सप्लाई से स्टार्ट करना है, इट्स ओके इफ यू डोंट स्टार्ट, बिकॉज अगर वहां पे पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे। सेकंड चीज, एग्जम्पशन जीएसटी का, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स में बात करूं, जीएसटी का बहुत बड़ा है। अगेन वो उतना टाइम और क्वेश्चन उसका 4 मार्क का आ रहा है, अगर वही टाइम अगर आप ज्यादा किस में इन्वेस्ट करें, बाकी जो थियोरेटिकल उसके हैं लास्ट वाले रिटर्न्स वाला चैप्टर है, जो थ्योरी वाले अगर आप उस पर भी करेंगे ना, तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएंगे। क्लियर है क्या सबको?
क्योंकि आप वैसे भी अब 4 हेड तो आप ऑलरेडी पिछली बार करके देख चुके हो। आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करो और वर्कआउट करो कि हाउ टू प्रोसीड विद द न्यू स्ट्रेटेजी, हाउ टू इंप्रूव, बिकॉज मार्क्स अब इंप्रूव करने हैं ना, तो वहां नहीं हो रहे। आप जो थ्योरी क्वेश्चन में लैग कर रहे हो, प्रैक्टिकल में आपने प्रैक्टिस बहुत करी हुई है, बट थ्योरी क्वेश्चन में आप लिख नहीं पा रहे हो सही से जो एक्सपेक्टेड है आपसे, क्योंकि आपको लगता है कि बिल्कुल ये प्रैक्टिकल पेपर है, बट वहां पे थ्योरी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। क्लियर है क्या टैक्सेशन के लिए? कोई डाउट? ठीक है, नाउ coming towards the advanced accounting, again same strategy you have to follow. क्वेश्चन सॉल्व अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑप्शन में मत छोड़ना, 20 मार्क को आते हैं, इजीली आ जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगे तो किसी की रिवीजन वीडियोस डाउनलोड करके देख लेना, बट करके जाना। लिखने का उसका ढंग देख लेना सजेस्टेड, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें रिपीट होते हैं, उनके पास नए क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप देखोगे एक स्टैंडर्ड में 20 क्वेश्चन है, उस 20 में से अगर उस स्टैंडर्ड में से आया तो नॉर्मली उस 20 में से ही आता है, बस नाम चेंज हो जाता है। तो जब मुझे पता है कि नए क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछ रहे हैं, तो ये तो मैं अच्छे से कर जाऊं। आप क्या कर रहे हैं, वहां पे लिख नहीं पा रहे हैं, और वो क्वेश्चन 1 आता है मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, और लास्ट क्वेश्चन में भी वो छुपा होता है। करेक्ट? तो जब वो 2 जगह आ रहा है तो उसको कर जाओ ना अच्छे से। आप जो बड़े आप कर रहे हो, आप उसको टाइम भले ही कम दो, बट उसे छोड़ो मत ऑप्शन में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा। एंड सेम फॉर दी ऑडिट। ऑडिट के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर दी? ऑडिट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने ऑडिट के क्या करा, मैंने कहा यार बॉस इसमें कुछ झोल झाल करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं दे सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 10 पेज की बुक बना ली। सर 10 पेज की बुक बना ली, क्या बात कर? हाँ, मैंने 10 पेज की बुक बना ली, और मैंने एक स्टैंडर्ड चीज बना ली कि कोई भी क्वेश्चन आए तो ये 2-3 लाइनें क्या मैं चिपका सकता हूँ क्या? हाँ ऑनेस्टली। और वो स्टडी मटेरियल से उठाई मैंने। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया, वाउचिंग और वेरिफिकेशन, ये जो चैप्टर्स हैं, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस में कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो कॉमन पॉइंट्स ले लो और उसको लिख लो, ताकि आपको एटलीस्ट वहां पे लिखते हुए मटेरियल सोचना ना पड़े, आपके पास कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा मैंने सोचा कि अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो हर कोई लिख रहा है, वो तो लिखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी नाम याद कर जाता हूं। जहां फिक्स्ड एसेट दिखा AS10 लिख दिया, बस ऑडिट में लिख दिया और उसको अंडरलाइन कर दिया। दिस इज हाउ आई विल प्ले, है ना? कुछ भी हुआ तो बोल दिया इसका इनवॉइस चेक कर लो। करेक्ट? और ज्यादा कुछ हुआ तो TCWG के पास चले जाओ, और नहीं वो सुन रहे तो मैनेजमेंट के पास चले जाओ। मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैंने ऑडिट को मैंने मेहनत करी, लेकिन कितना याद रख सकता हूं भाई, लिमिट है ना एक ब्रेन की यार आपकी याद रखने की। करेक्ट? तो एक स्टैंडर्ड बुक आप बनाओ, उसको नोट्स बना लो कि बॉस ये तो एटलीस्ट 0 लिखने से अच्छा कुछ तो लिख के आओगे, आप समझो, और वो भी ऐसा लिख के आओगे जो स्टडी मटेरियल से मैच करता होगा, है ना? तो वो चीज, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे आंसर लंबा नहीं कर पाते, थोड़ा सा लिखते हैं खत्म हो जाता है। करेक्ट? और आपको 4 मार्क के लिए भी कम से कम 1.5 पेज भरना होता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी, चाहे थोड़ा खुला खुला लिखो, बट एटलीस्ट यू हैव टू फिल 1.5 पेज। अंडरलाइन करो जो आपको लग रहा है कि सच में मैंने वही लिखा है जो मांगा गया था, उसको अंडरलाइन कर दो, बाकी सबको अंडरलाइन नहीं करो। करेक्ट? एक और स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था कि जहां पे मुझे लगता था कि मैंने थोड़ा गलत लिखा है, तो मैं जहां मैंने सही लिखा होता था उसको कट करके दोबारा लिख देता था, ताकि उसका जो ध्यान, बिकॉज मुझे पता है कि उसके पास टाइम लिमिटेड है, तो मैं क्या करता था, उसका ध्यान वही जाएगा कटिंग पे, नीचे की चीजें तो हाँ ये तो सही लिखा है इसने, और वो आगे बढ़ सकता है। ऑनेस्टली ऐसा होता है क्योंकि उसके पास टाइम सच में कम है। अब मैं चेकिंग करता हूँ यहाँ पे जब टेस्ट सीरीज की, तो मैं भी दोबारा सजेस्टेड, मैं एक बार सजेस्टेड को रीड कर लेता हूँ और दोबारा सजेस्टेड को गो थ्रू नहीं करता हूँ। उसके बाद सिर्फ मैं करता हूँ चेकिंग, और जो मुझे याद रहता है मैं वही ढूंढता हूँ कि उसने लिखा है कि नहीं लिखा, उसके बेसिस पे मैं मार्क्स। ऐसा ही होता है, और पेपर में भी ऐसा ही होगा। जब आपकी चेकिंग होगी तो आपको बहुत ही स्मार्ट खेलना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि आप लोग 100%, वो जो इतनी सारी बुक दी है ऑडिट की, कोई भी ह्यूमन पॉसिबल नहीं है कि याद कर ले, पॉसिबल नहीं है और श्योर नहीं है। तो आपको लगता होगा कि रैंकर जो है 100% सब रट के चले जाते हैं, इट्स अ मिथ। आई हैव नेवर सीन सच पर्सन जो सब कुछ सच में रट के चला गया। करेक्ट? तो आपको स्मार्ट खेलना है। आपको क्या करना है, आपको रिवाइज डेली करना है, हेडिंग्स डेली याद रखनी है, कुछ स्टैंडर्ड चीजें बना लेनी है, और क्वेश्चन बैंक आपके पास ऑडिट का तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऑडिट के क्वेश्चन बैंक में क्या है ना, एटलीस्ट उसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं इंटर लेवल में। तो अगर आपके 100 में से 50 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, मतलब 50 मार्क के, सॉरी 50 कह रहा हूं मैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, तो आपकी नैया वहीं पार हो जाएगी कि बॉस ये तो वही आ गया जो हमने एटलीस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, याद है, और उसी से ही आप लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ITSM 41 मार्क्स, क्या बताऊं मैं इसके बारे में, इसने मुझे बहुत बहुत सताया, बहुत ही ज्यादा सताया। 41 आ गई, यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ क्रैम, मतलब आपको याद करना है, रट्टा लगा के जाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और याद
रखना बहुत मुश्किल होता था, निमोनिक्स बनाओ, ये बनाओ, बट इसको ITSM को रट्टे के अलावा, और रट के भी आपको वहां लिखते आना चाहिए, और वो भी जो स्टडी मटेरियल में लिखा है वो, तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं। मैंने वैसा नहीं किया था, तो मेरे साथ ये हुआ। फिर मैंने फाइनल में स्ट्रेटेजी चेंज करी, मुझे समझ गया कि बॉस फाइनल में जाके ये ऐसे नहीं चलेगा, इस बार हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने उसकी टोटली मैंने उसको आवर्स बढ़ाए, मैंने उसको बिकॉज यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस। जब आपको अपनी वीकनेसेस पता है तो आपको उसको करेक्टिव एक्शन, अगर आप नहीं ले रहे, अगर मैं फाइनल लेवल पे भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, तो फिर मुझे पता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूं। तो मुझे जब पता चला कि मेरा इसमें वीक जाता है, तो मैंने उसको और टाइम दिया, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करी, उसके निमोनिक्स खुद बनाए, डेली रिवाइज किया, खुद के ऑडियो नोट्स बनाए, मतलब जो भी मैं कर सकता था, बिकॉज मुझे पता था कि बस 40 में नहीं लाने, मार्क्स थोड़े बेटर होने चाहिए। करेक्ट। तो सेम अब आपको पता चल गया कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हो, आपने अपना रिजल्ट देखा है, एनालाइज किया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है कि बॉस ये नहीं है, तो आप अपनी आंसर शीट्स मंगवा लो, अच्छी तरह उसको इवेल्युएट करो। पहले सबसे पहली चीज तो आप ये चेक करो कि आपने कितने मार्क्स का 100 में से सॉल्व किया था एवरी पेपर। करेक्ट। 100 में से सॉल्व आपने अटेम्प्ट कितने का किया है, ठीक है। और अटेम्प्ट करने के बाद ये देखो कि उसमें से आपने कितने स्कोर किए हैं और क्या क्या। नाउ एवरी क्वेश्चन देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ मिस्टेक। एक हो सकता है कि आपने सिली मिस्टेक करी है, करेक्ट, कि यार, और हम मंगवाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये तो मैंने सही सोचा था 8 मार्क्स मिलेंगे, वहां 2 मार्क्स मिले हुए हैं। बिकॉज अकाउंट्स का अगर आपका ऊपर का पहला कोई वर्किंग नोट गलत हो गया, तो उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो नीचे तक तो गलत जाएगा। सेम हैपन फॉर द टोटल इनकम क्वेश्चन, कि ऊपर सैलरी का कुछ उड़ा दिया तो नीचे टोटल इनकम और आपका टोटल टैक्स, वो तो दोनों पक्के ही गलत है। आपको भी मान के चल रहे होते हो कि यार वो गलत ही है, इसमें कोई मार्क्स मिलने नहीं वाले हैं। करेक्ट। तो इसलिए आपको वो कॉपीज मंगाना जरूरी है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो या कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा देखने की जरूरत है, वो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। बट अगर सिली मिस्टेक कर रहे हो तो आपको ध्यान से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कि आप ध्यान लगा के दो, क्योंकि आपका ध्यान कहीं हो रहा है, इसलिए तो सिली मिस्टेक हो रही है। कि यहाँ पे 80,000 फिगर लेना था क्वेश्चन से और मैंने 70 लिखा हुआ है, और वो 70 पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो कहां से 70,000। और ऐसा होता है, आप टेस्ट सीरीज भी दोगे आपको पता चल जाएगा कि आप ये ढूंढोगे 70,000 आया कहां से। वहां से जब देखा था तो 80 था, और जब यहाँ लिखने आया तो ये 70 हो गया। कई बार आपका तो ऐसा होगा 80,000 का आप 8,000 लिख दोगे। सो मेरे से भी ये गलतियां होती थी और ये होती हैं, बट विद प्रैक्टिस आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हो इंप्रूव होती चली जाती है। और एक बार जब आप अपनी गलती को देख लेते हो ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम याद रहता है, अच्छा ये वाली गलती तो नहीं, तो आप उसको दोबारा भी चेक करते हो पेपर में। करेक्ट। एंड अगर मैं एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊं तो एग्जाम में आपको घड़ी लेके जानी है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन मिनट्स के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आप सपोज 16 मिनट थे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और अगर आपने उसमें 18-19 ले लिए हैं, इट्स ओके। बट अगर उससे ज्यादा जा रहे हो तो छोड़ दो, तो बेटा आऊंगा बाद में, देखूंगा तुम्हें, समझूंगा, लेकिन अभी मुझे आगे जाना है। क्योंकि अगर मैं उस 16, और क्योंकि क्या होता है ना, पहले आवर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। करेक्ट। कई बार, और अकाउंट्स में तो कई बार अगर हमने बड़ा क्वेश्चन उठा लिया 16 मार्क का, कि आज ये करके दिखा दूंगा मैं, देखो कौन हूं मैं तो प्रैक्टिस करके आया था, और मैंने वो स्टार्ट कर दिया, करेक्ट, और वो नहीं हो रहा है, तो ईगो पे नहीं लेना है मेरे को, बिल्कुल भी, इट्स ओके, करेक्ट, छोड़ दो। क्योंकि स्टेप मार्किंग है, जितने वर्किंग नोट सही होंगे वहां मिल जाएंगे, उसे छोड़ दो, आगे चल पड़ो। उसको 16 मिनट दिए, मैक्सिमम 18 मिनट दिए, ठीक है, 18-19 दिए, इससे ऊपर मत दो। आपको आगे जाके अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सपोज आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो उसका टाइम बच गया आपके पास, क्योंकि वो तो आपको आता नहीं, वो वापस आके फिर आप सॉल्व कर लो ना। करेक्ट। लेकिन आप ऐसा मत करो कि एक ही क्वेश्चन, क्योंकि क्या होगा ना, 1 घंटे में अगर आपने 40 मार्क या 30 मार्क का सॉल्व नहीं किया 3 घंटे में बैठ के, 1 घंटे फर्स्ट 1 आवर में, तो आपका मोरल पहले डाउन होगा कि बहुत ये पेपर कंप्लीट कैसे होगा, और उस टेंशन में आप आगे के क्वेश्चंस भी गलत करते जाओगे। क्लियर है क्या? तो अपना पहले ही टारगेट होता है कि हम 40 मार्क्स का तो अंदर कर लें, और इसीलिए हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह है थोड़े बाद में लिखते हैं, क्योंकि उसमें कम टाइम भी मिला ना तो मैं थोड़ा कंटेंट कम कर दूंगा। करेक्ट। बट अकाउंट्स में क्या कंटेंट कम कर दूं? जनरल एंट्री उड़ा दूं क्या? लेजर उड़ा दूं क्या? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता हूं मैं उसको। तो आपको ये भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है, किसमें हम लोग कटिंग कर सकते हैं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मेट में ज्यादा टाइम नहीं बिताना है, कोई जरूरत नहीं है कि फॉर्मेट में लाइनें खींचना है, लाइनें अपनी पढ़ती रहेंगी, जब टाइम मिलेगा। आपने पेपर फोल्ड करा और पर्टिकुलर डेबिट भी लिखा तो भी काम चल जाएगा। मैंने देखे हैं AR1 की भी शीट जिसमें एक भी लाइन नहीं खींची हुई थी, बट फिर भी उसको बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो यू डोंट हैव, हाँ वर्किंग नोट्स देना सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो जरूरी है कि आपने वो कैसे सॉल्व किया, बट फॉर्मेट उस पर आपको लिपस्टिक वगैरह नहीं लगानी है। करेक्ट। उसको ये नहीं मेकअप नहीं करना है, वो जरूरी नहीं है। टाइम मिले तो आप कर सकते हैं, जरूरी
नहीं है। बेसिक अगर टी फॉर्मेट बनाया चल सकते हो आप लोग आगे। क्लियर है क्या सबको? कोई डाउट इससे रिलेटेड? बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट एक लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी यही प्रेस्टीज से ही पढ़ा हूँ, स्टार्ट से लेके फाउंडेशन। सीपीटी में जहां को था उसके बाद से मैं यही अपना घर हो जाता है प्रेस्टीज पॉइंट। और मेरा तो लिटरली इंटर लेवल पे तो घर हो गया था। मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती थी लिमकर लाइब्रेरी, करेक्ट, उस टाइम पे जहाँ पे अभी बी स्मार्ट का ऑफिस है, तो वहां पे मैं नाइट लाइब्रेरी लगाई थी और दिन की लाइब्रेरी मेरी ऊपर थी। तो मैं क्या करता था, दिन में वहां पढ़ता था और रात को इनकी लाइब्रेरी में पढ़ता था। 12 आप मान लीजिए कि मैं 10 बजे आता था दूसरी लाइब्रेरी, 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं पढ़ता था और लाइब्रेरी में ही मैं सोता था। लास्ट मेरे 3 मंथ्स ऐसे ही गए कि मैं लाइब्रेरी में ही सोता था, ठीक है। और सुबह 6 बजे वो लोग उठा देते थे क्योंकि बच्चे आ जाते थे सुबह 6 बजे दरवाजा खड़काने की, ये खोलो मुझे मेरी सीट चाहिए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, मुझे खोलना पड़ता था। और उनके पास बाथरूम सब था तो वहीं नहाना रोना वहीं सब होता था। वैसे भी मैं हॉस्टल में रहता था तो घर पे ऐसा कुछ तो है नहीं कि कुछ होगा। प्लस फोन मेरे पास कुछ था नहीं क्योंकि मैंने सिंपल फोन ले लिया था, स्मार्टफोन यूज नहीं करता था। तो एकदम सिर्फ पढ़ाई करता था मैं, बिल्कुल वही चलता था। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको आवर्स अपने अच्छे से देने हैं। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, करेक्ट, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो अगर क्लियर करना चाहते हो, बिकॉज एक्चुअली में एग्जाम टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप देख रहे हो कि 5% अगर रिजल्ट आ रहा है मतलब बहुत कम है, करेक्ट, यानी 95 तो फेल होने ही वाले हैं ना। तो यानी उन टॉप 5 में आने के लिए जो पास हो रहे हैं, जो 100 में से सिर्फ 5 पास हो रहे हैं, उन 5 में आने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसमें उनसे ज्यादा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना उन 95। और एक और चीज है, सबका ब्रेन सेम तो नहीं होगा, करेक्ट। कुछ लोग एक बारी में पढ़ के याद रख लेते होंगे ज्यादा टाइम तक के लिए, भूलेंगे सभी, कितना भी बड़ा याद रखना भूलेगा वो भी, लेकिन वो थोड़े ज्यादा टाइम तक उसे याद रख पाते हैं। हमारा हो सकता है लर्निंग टाइम थोड़ा कम हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा टाइम, तो आपको बार बार रिवीजन की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको पहली बार ही याद करने में टाइम लगता है तो आपको उस सब्जेक्ट को भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा उसको 2 घंटे दे रहा है तो आपको भी 2 आवर्स देने हैं, not necessary, because you are different. So you may have to give 4 hours 5 hours for the same thing that he has done in 2 hours. बट आपको अपने हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से देखना है कि मुझे कितने घंटे। अगर मैं आपको आज एक टाइम टेबल दे दूं कि बहुत 2 घंटे में ये कर लेना, 1 घंटे में ये कर लेना, वो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा थोड़ा और एवरेज, बट मुझे नहीं पता ना आपका एक्चुअल कैलिबर कितना है, करेक्ट। ओके, थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? यस।